तो वेलकम 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 एवरीवन टू येट अनदर नहीं फर्स्ट सेशन ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां हम हमारे सीए फाइनल के पेपर नंबर 1 को एकदम शानदार तरीके से पढ़ के उसको मक्खन की तरह आसान कर देंगे, एकदम ठीक है, एकदम स्मूथ कर देंगे मक्खन की तरह। बट उसके पहले चालू करें, उसके पहले मैं जानना चाहता हूं आप लोग कहां से हो और आपका अटेम्प्ट कभी है। देखो, जानना जरूरी है कि आप कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से हो और आपका अटेम्प्ट कभी है, बता दो फटाफट से मुझे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी एनर्जी पूरी चाहिए गाइस। देखो, आपका सीएफएल की जर्नी है, सुबह उठने की आदत डाल ही लो, ठीक है, आदत डालनी ही पड़ेगी आपको। और मैंने भी डाल ली है, देखो मैं भी रात का प्राणी था लेकिन आदत पड़ी जाती है, पड़ जाएगी, टेंशन मत लो। चलो, बोलते हैं सर हम सीए की तरफ से, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। ओके, रायपुर से है, ओके, अकोला से है, ओके, आसाम, अरे आसाम से, क्या बात है, मेरी मॉम आसाम से बाय द वे, ओके। ओके, मुंबई से है और अहमदाबाद से है, औरंगाबाद से है, ओम कृति है कोलकाता से, यश है पुणे से, ऋषभ है दिल्ली से, काजल अहमदाबाद, भावेश मुंबई, ओके, धीरज बैंगलोर। मैं बाय द वे मुंबई से हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम मुंबई, ओके। चलो, खंडेलवाल सोनी है, बुच्चा लग गया वो चार्ट ऊपर, चलो ठीक है। लक्ष्मी है दिल्ली से, अभिषेक सूरत, ओके, अविनाश भाई अहमदाबाद से है, ऋतु जयपुर से है, रोहन जयपुर से है, अटेम्प्ट नवंबर 25। अच्छा, काफी लोग का अटेम्प्ट नवंबर 25, किसी का मई 25, किसी का नवंबर 24। ओके, मतलब काफी लंबे लंबे लोग वाले हैं, ठीक है। ओके, हर्ष है मुंबई से, विशेष है सोनीपत से, पंजाब से, लुधियाना से, मीनल है मुंबई से, ओके, सिद्धार्थ है बेंगलुरु से, ओके, हर्ष है मुंबई से, ठीक है, ओके, ईशा है कोलकाता से, विशेष है, ओके, विशेष ने लिखा है मैं विशेष से हुआ, क्या बात है, ओके। तो मेरे ख्याल से काफी वेरियस जगह से है, लेकिन अब सब जहां से भी हो, अपना सबका गोल क्या है, सीए फाइनल क्लियर करना, ठीक है। तो एक सिंगल मकसद के साथ हम साथ में जुड़ चुके हैं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं तुमको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, मेरी गारंटी है, वो मजा तो आएगा। और साथ साथ में आपके लिए सीए फाइनल एफआर एकदम आसान बनाने का कोशिश करूंगा, मैं पूरी ट्राई करूंगा, ट्राई क्या बना ही दूंगा भाई, कोशिश नहीं है, पक्का पक्का बना ही देंगे अपन, ठीक है, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो, ओके, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब अपन कंटेंट को लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ना, सीए फाइनल का पेपर नंबर 1 आपका होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपके सीए फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं, तो बेसिक चीज पता है, आईपीसी में भी वैसा ही था, फाइनल में भी वैसा ही है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 का जो पेपर नंबर 1 है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके सर, ये तो पता है, ये क्या बता रहे हो, हमको पता है। आज से हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को प्यार से क्या बोलेंगे, एफआर बोलेंगे, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एफआर विद एके। क्यों एफआर पढ़ना, तो एके के साथ पढ़ना, एके मतलब आकाश कंदोई, ठीक है। मेरे बारे में क्या जानोगे तुम लोग, मेरा नाम आकाश कंदोई है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस इतना काफी है, और आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 5 years, ठीक है। तो तुमको जो पढ़ाऊंगा मस्ती पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग, आ जाओ। अब मुझे पहले ये बताओ, टारगेट लेकर आए रहेंगे ना कि एफआर में क्या टारगेट करना है। चलो, मेरे को तुमसे टारगेट मार्क्स जानने हैं, ठीक है। देखो, अटेंटिव रहना क्लास के अंदर ना, क्लास में जब सवाल पूछो जवाब देने का, ठीक है। आज जवाब नहीं दोगे तो आईसीआई तुमको फिर जवाब मांगेगा तुमसे, तो जवाब देना, ठीक है। चलो, मुझे बताओ तुम्हारा टारगेट मार्क्स कितना है एफआर के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि भाई इधर आए तो कुछ ना कुछ अपन एक एम लेकर आए रहेंगे ना कि सर एफआर में हमको इतना मार्क्स तो चाहिए कम से कम, बताओ। अच्छा, आरती ने बोला 75 प्लस, भव्या ने बोला 80, ओके, नवीन ने बोला 95, नमन ने बोला 70 प्लस, ओके, खुशी ने बोला 85, अमित ने बोला 80, अभिषेक ने बोला 85 प्लस, ऋतु ने बोला 80, ठीक है। अच्छा, ओम ने कहा 100, ओके, वेरी गुड, ओके, ममता ने कहा 80 प्लस, राधे ने कहा 70, ओके, विशेष ने कहा 65, जय ने कहा 80 प्लस, गायत्री ने कहा 80 प्लस, स्निग्धा ने कहा 80, ओके, अंशुमन ने कहा 85, अनुष्का ने कहा 95, अक्षय ने कहा 70, ओके, काजल ने कहा 100, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप एफआर में टारगेट लेकर आए हो ना 50, 55, 60, 65, 70, ये टारगेट कभी मत रखना। क्यों भाई, एफआर स्कोरिंग पेपर है, ये तुम्हारा अकाउंट्स है, इसमें तुमको कम बेर मिनिमम, मैं बोलूं तुमको कैसा एम रखना चाहिए, बेर मिनिमम 80 प्लस, 80, 85, 90, ये तुम्हारा एम होना चाहिए यार। तुम अगर देखो एम ही अगर छोटा रखोगे ना तो कभी उसके ऊपर तो नहीं बढ़ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम 10th 12th में थे, 10th 12th में अगर अपन 85 एम करते थे तो अपन 82 83 पे अटकते थे, पता है, तुम नोटिस करना परसेंटेज वाइज, है ना। जिसने 90 एम किया उसका 85, 86, 87 आता था, ऐसा कभी सुना है? जिसने 60% एम किया तो उसको 90% आ गया, ऐसा नहीं होता है, तुम समझ रहेगा। तो एम तो अच्छा करो। और ऑनेस्टली बता, तुमको 50, 55, 60 के लिए मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत कहां पड़ेगी तुमको 80, 85, 90 के लिए, है ना। तो अपना टारगेट तो अच्छा रखेंगे और पढ़ेंगे भी इसी तरीके से। क्या होता है, जब आप टारगेट अच्छा रखते हो ना तो आपकी माइंड की कंडीशनिंग उसी दिशा में जाती है कि अब मेरे को यही वाला टारगेट अचीव करना है।
तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो इट बिकम्स वेरी मोर इंपॉर्टेंट टू कीप अ गुड टारगेट, ठीक है? तो टारगेट अच्छा सेट करना और उसी के लिए पढ़ाई करना। और मैं बोलूं ये तो एफआर की बात हो गई। आप सब लोग पहला अटेम्प्ट देने वाले हो सीए फाइनल का। देखो मानो ना मानो, अपन सोचते कभी कभी कि अपने बस की नहीं है, लेकिन वाई नॉट एस्पायर फॉर अ रैंक? करने का एस्पायर करने में क्या लगता है? कुछ पैसा लग रहा है क्या? इफ यू एम फॉर द स्काई, गिरोगे तो भी 7वें माले की बिल्डिंग पे गिरोगे ना। अगर रैंक के लिए एम करोगे तो गिरोगे तो भी सीए बनकर निकलोगे ना पहले अटेम्प्ट में, है ना? और रैंक एम करना कोई बुरी बात नहीं है भाई। क्यों क्यों नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते। तुम देखना मैक्सिमम जो रैंकर्स होते हैं वो भी अपने जैसे एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, बट दे वर्क हार्ड। उनका सिर्फ एक ही कंसिस्टेंट रहते, हार्डवर्क करते, रैंक ले आते। अपने को वही चाहिए। तुम में से कहा कुछ बच्चों के इंटर में भी आई रहेगी रैंक, फाइनल में लाना ही है। कुछ बच्चों के नहीं आई रहेगी, आपको भी एस्पायर करना फाइनल के लिए। तुम समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान रखना। चलो तो आज से प्रण ले लो, है ना? वो बोलते हैं ना, शिवगामी को साक्षी मान के मैं शपथ लेता हूं। हाँ वैसा वो बाहुबली में बोलता ना, वैसा तुम भी शपथ लेना आज, ठीक है? आकाश कंद मेरा नाम का शपथ मत लेना भाई, मेरे को जिंदा रहने का है। एनीवेज ठीक है, हाँ क्लियर है वाला पार्ट? ओके सर। अब रही बात बुक्स की। बुक्स का मैंने जैसे आपको मालूम रहेगा, आपको 4 वॉल्यूम मिलेगी, 2 कंसेप्ट बुक कलरफुल, 2 क्वेश्चन बैंक, ठीक है? आ जाएगी आपको, चिंता मत करो। उसके अलावा आपको नोट्स प्रिपरेशन कैसे करने हैं सर? आपको नोटबुक लेकर बैठना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ नोटबुक, एक बढ़िया सी मोटी जाड़ी नोटबुक लेके बैठने का, और जो मैं लिखाऊंगा लिखने का। देखो जो भी मैं लिखाऊंगा ना, इसके बोर्ड नोट्स में अपलोड करूंगा, ठीक है? लेकिन होता क्या पता है क्या है? होशियार लोग होशियारी मारते, सर हम तो आपका लिखा हुआ प्रिंट ले लेंगे सर, हम तो लिखेंगे ही नहीं। ये मत करना। खुद का राइटिंग कितना भी घटिया हो, खुद का राइटिंग डॉक्टर ऐसा क्यों ना हो, खुद का राइटिंग अलग ही समझता है और उससे अलग कंफर्ट जोन आएगा। तो नोट्स तुमको मेरे साथ क्लास के अंदर बनाने हैं। जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जब मैं बोलूंगा वो तुमको लिखना है। ये मत लिखो ठीक है, बट जितना मैं बोलूंगा उतना तुमको लिखना है। क्लियर है क्या वाला पार्ट? तो बढ़िया सी नोटबुक लेकर बैठने का। इधर बाबा का प्रवचन ही चलेगा सुबह सुबह, जो आएंगे यार नींद में, सर क्या लिखे सर, ऐसा नहीं। लिखना है मतलब लिखना है, ठीक है? वो बात ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? ओ हीरो लोग, हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है अप्रोच। सर अपन सब्जेक्ट को अप्रोच किस तरीके से करेंगे? देखो आपके एफआर के सिलेबस में क्या उसकी बातें मैं करूंगा, बट अपन जो भी होगा सिलेबस में, वी विल स्टडी एवरीथिंग कंसेप्चुअली। अपने को लेना पड़ेगा पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो मैं दूंगा, फिर अपन उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा रिटेंशन कैसे होगा सर? देखो होता क्या है, समझ सबको जाता है, याद रहेगा कितना वो इंपॉर्टेंट है ना? और क्योंकि आप 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले क्लास ले रहे हो, तो रिटेंशन बिकम्स एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे सर? देखो दुनिया का दस्तूर है, पढ़ोगे धीरे धीरे भूलते हुए चलोगे, लेकिन अपन लंबे समय तक रिटेन कर सके उसके लिए क्या करना है? क्लास में ही कम से कम आपको मैं 2 से 3 बार तो रिवाइज करवा दूंगा। कैसे सर? जो अपन पढ़ेंगे डे के एंड पे रिवाइज करेंगे, अगले दिन सुबह आके फिर उसको रिवाइज करेंगे, और जब मैं जो चीज पढ़ा रहा रहूंगा उस समय भी उसको रिवाइज करवाऊंगा। तो 3 से 4 बार तो क्लास में रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। उसके अलावा हम सेपरेट रिवीजन सेशंस भी कंडक्ट करेंगे हर चैप्टर का, वो तुमको मिलता हुआ चलेगा, चिंता मत करना, बराबर? वो तुमको आइडियली रिवीजन सेशन कब काम आएगा पता है क्या? जब तुम बाद में एफआर खुद लेकर बैठोगे और सब भूल चुके रहोगे, तो जब रिवीजन सेशन सुनोगे मेरा तो तुमको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो रिटेंशन के लिए वी विल मेक रिवीजन सेशंस फॉर यू। क्लास के अंदर भी 3 से 4 बार रिवीजन, अलग से भी रिवीजन, तो तुमको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस? अरे यस और नो? अरे यस और नो? चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके। मेरा है ना वैसा बाय द वे है, हाँ मैं यस और नो पूछते पूछते डैशिंग टू द स्नो गा देता हूं। कैसे? अरे यस और नो, अरे डैशिंग टू द स्नो, ऐसा करके गा देता हूं मैं, ठीक है? वेरी गुड, ओके। उसके अलावा अप्रोच हो गया, ये 3 चीज समझ गए तुम लोग को। उसके अलावा क्लास के अंदर ही अपन वीकली टेस्ट लेंगे, मंडे टू सैटरडे पढ़ेंगे, संडे उसका टेस्ट लेंगे, एकदम सिंपल, ठीक है? तुमको टेस्ट देना ही है। देखो मैं बता दो टेस्ट कौन देगा। 100 में से आईसीआई कितने लोग पास करते हैं? तुमको क्या लगता है सीए फाइनल का रिजल्ट कितना रहता है? 10 to 12, 15%, चलो हायर साइड पे 15% मान लो, 10% या 15% के बीच में रहेगा, है ना? जैसे भी तुम ग्रुप दे रहे हो उस हिसाब से, ठीक है? चलो 15 लोग को आईसीआई को पास करने का है ना? तो ये कौन 15 लोग लेंगे? जो टेस्ट देंगे, जो क्लास में डेली आएंगे कंसिस्टेंटली, जो रिकॉर्डर देख रहे वो भी अपना डेली कंसिस्टेंसी देखेंगे, है ना? उसके अलावा रिवाइज करेंगे, सेल्फ रिवीजन भी करेंगे, ये सब करेंगे, वो पास होने वाला। तो उसका एक हिस्सा टेस्ट भी है, देना पड़ेगा आपको टेस्ट, ठीक है? ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे मैंने बताया रिवीजन सेशन तो मैं रखूंगा, उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब आपको मिलता हुआ चलेगा रिवीजन वीडियोस हर चैप्टर का, टेंशन मत लो। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग कैसे होगा सर? तो डाउट सॉल्विंग के लिए आपको है ना मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी मिलेगा आपके जी ड्राइव के ऊपर। देखो अभी डेमो वीडियो पहला 1-2 तो यूट्यूब पे भी जाता है, तो अगर मैं टेलीग्राम आईडी यहां लिख दूंगा तो मैं भर जाऊंगा फिर मैसेज से, ठीक है? तो मैं आपको जो डाउट सॉल्विंग है वो मैं ही करके दूंगा आपको, मैं
पर्सनली डाउट सॉल्व करता हूं मैं। तो एक तो आप ग्रुप में ऐड हुए रहेंगे, वो ग्रुप में तो मुझे कुछ अपडेट्स देना तो मैं दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आपके जी ड्राइव के ऊपर एक वर्ड फाइल रहेगी, वहां मिल जाएगा। उसके अलावा उसी जी ड्राइव पे आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी में मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गई मुझे जो बात करनी थी आपसे वो, ठीक है। स्टार्टिंग में स्लो जाओ, बेसिक चीजें समझ लो। मैं देखो शुरुआत ही सीधा कंटेंट से कर दूंगा ना, तो तुमको है ना वो कभी फील नहीं आ पाएगी, फ्लो नहीं बन पाएगा। तो तुमको बेसिक बेसिक चीजें समझना पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये तो जो जो मैं आपको दूंगा वो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है, ये कैसा करना है क्या करना है। अब मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूं, ठीक है, मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूं, है ना, वो मैं आपको यहां पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, सबसे पहले ये बहुत क्लियर रखना कि आपको सीए क्यों बनना है। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड, ठीक है। आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो। ये इतना क्लियर होना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत बार, ठीक है, मैं आपको वापस देता हूं एग्जांपल, सुनना मेरी बात ध्यान से। सपोज काफी लोग को रहता है ना, सर मेरे को डिसिप्लिन नहीं आता है, मेरे को उठते नहीं आता सर सुबह सुबह। जो रिकॉर्डर देख रहा है वो बोलता है मैंने एक दिन देखा सर, 4 दिन देखा ही ना लेक्चर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है सर, मेरे को खुद से मेहनत क्यों नहीं हो रही है सर, मेरे को पता है हार्डवर्क करना है लेकिन हो नहीं रही है सर मेरे से। वो क्यों होता है पता है, क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जवाब देना, ठीक है। अगर मैं आपको कहूंगा कि ना एक बिल्डिंग का टेरेस है और सामने एक और बिल्डिंग का टेरेस है, आप और एक प्लैंक रखा हुआ है मैंने, सपोज ऐसा मान लो ये एक बिल्डिंग का टेरेस, ये एक बिल्डिंग का टेरेस और इधर एक प्लैंक रखा हुआ है। मैंने बोला चल के जाओगे क्या यहां से यहां तक, और इतना इतना सा पतला सा प्लैंक है, जाओगे चल के यहां से यहां तक? टेरेस से ऊपर 10 माले का बिल्डिंग है, गिरे तो सीधा नीचे, नीचे गिर के सीधा ऊपर, ऐसा समझ लो तुम। तो ऐसे प्लैंक पे मैं तुमको बोलूंगा चलना है, कुछ नहीं मिलेगा, चलोगे क्या? चलोगे क्या बताओ ना, सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, चलोगे? नहीं चलोगे ऑफकोर्स, बोलेगे सर माथा खराब है क्या, जान किसको प्यारी नहीं है, जान है तो जहान है सर, हम क्यों चलेंगे, बराबर नहीं चलोगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं चलोगे। बोलोगे नहीं चलूंगा आकाश कंदोई में, है ना ना, राधे बोलते हैं नहीं, भव्या बोलते हैं नहीं, नहीं चलेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए सिचुएशन करता हूं चेंज, ठीक है। मैं बोलता हूं नहीं चलोगे, हाँ वसंत ने बोला नहीं, सोनाली ने बोला नहीं, सिमरन ने बोला नहीं, मित्र हर्ष ने बोला नहीं, हाँ ऑफकोर्स नहीं चलेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलूं, ऐसा मान लो, गॉड फॉरबिड ऐसा होना एग्जांपल है, ठीक है, इस बिल्डिंग में लगी है आग, ठीक है, इस बिल्डिंग में लगी है आग, और तुम्हारा है ना, सपोज तुम मैरिड हो, ऐसा मान लो, चलो तुम्हारी शादी हो गई, और तुम्हारा ना 3 साल का बच्चा इधर फंसा हुआ है, छोटा सा उए 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 करके रो रहा है, यहां फंसा हुआ है, और जाने का एक ही तरीका है, थ्रू दिस प्लैंक। तुम्हारा बच्चा फंसा हुआ उधर, जाने का एक ही तरीका है, थ्रू दिस प्लैंक। जाओगे कि नहीं जाओगे? अब जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना। क्यों जाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास वहां जाने का रीजन है ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा रिस्क लेने का रीजन है, तुम्हारा वाई बड़ा क्लियर है, क्यों जाना है। अब क्यों जाना है? क्योंकि तुम्हारा खुद का बच्चा वहां फंसा हुआ है, दिल दहल गया ना अंदर से। मैं यही कह रहा हूं, क्यों क्यों अब करने को रेडी हो गए तुम लोग, तुम्हारा वाई बड़ा क्लियर है। सीए से भी तुमको ऐसा ही कुछ निकल के आना चाहिए जो इतना प्रेशियस हो। जैसे मैं मेरे केस में बताऊंगा तुमको कभी जर्नी में अपने, मतलब क्लास तो चलेगी अपनी ना, तो बताता हुआ चलूंगा बहुत सारा, तुमको बताऊंगा मैंने क्यों, मेरे लिए क्या था वाई, बराबर। लेकिन मैं अपना वाई अभी नहीं बताऊंगा, क्लास के बीच में बताऊंगा कभी जिंदगी में, मतलब बैच के दौरान। तो है ना, तुमको है ना आज मुझे मत बताओ चाहिए तो वाई, ठीक, कल चाहिए तो तुमको पूछ लूंगा तुम्हारा वाई क्या था। आज सब लोग है ना, या तो अभी या तो क्लास के एंड पे करना, अपने किताब के पहले पन्ने पर लिखना कि सीए क्यों बनना है, एकदम क्लियर शब्दों में, शर्म मत खाना, ठीक है। तुमको डिग्री मिलेगी, तुमको तरक्की करनी है भाई, तुम समझ रहे हो क्या। तो है ना, तुमको वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। किताब के पहले पेज पे लिखोगे तुम वाई सीए, ये जो वाई है ना, ये तुमको उठाएगा रोज सुबह, तुम समझ रहे हो क्या, ध्यान रखना, ठीक है। पहला चीज। सेकेंड चीज, एक बहुत जरूरी चीज है, वो है ट्रस्ट। तुमको मेरे पे भरोसा रखना पड़ेगा भाई, यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। इन व्हाट एस्पेक्ट? इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एफआर। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको रिवाइज करना है तो तुमको रिवाइज करना है, अगर मैं तुमको बोलूं क्लास में तुमको पहले ट्राई करना है तो तुमको पहले ट्राई करना है, अगर मैं तुमको बोलूं इस चैप्टर में इतना पढ़ना है मतलब इतना पढ़ना है, यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। देखो तुमने मेरे को चुन लिया अभी, ठीक है, एक बार चुन लोगे ना मुझे, तो मुझे भरोसा करना मेरे ऊपर, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर में बहुत डेप्थ में जाना जरूरी है तो अपन जाएंगे, अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में इतना डेप्थ में रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना जाना। तुम समझ रहे हो, कभी कभी क्या होता है, सपोज आपको मैंने बोला 4 फुट की गहराई पे जाना है,
तो उस चैप्टर में 10 फुट की गहराई में मत चले जाना, 4 फुट मतलब 4 फुट में ही जाना। जिस चैप्टर में बोलूंगा इसमें से तैर के निकल जाना तो तैर के निकल जाना। जिसमें बोलूंगा कि 10 फुट की डीप डाइविंग करनी पड़ेगी तो डीप डाइविंग कर लेना उसके अंदर। तो मेरे पे भरोसा रखना, जैसा मैं बोलूंगा वैसे करना। तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे को बता रहा हूं तुम्हारे 80-90 मार्क किधर नहीं गए एफआर के अंदर। तुम बस भरोसा रखना मेरे ऊपर। ट्रस्ट इशू साइड में रख देना भाई। देखो ट्रस्ट इश्यूज सब्जेक्ट में हो या रिलेशनशिप में है, खराब ही करते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चुन लिया तो मुझे भरोसा, और मैं बता रहा हूं ना तुमको, तुम जाके देख लो भाई, तुम्हारे किताब जब आएगी ना तो पीछे देखना उसके, तुमको मिलेगा सब हाई स्कोरर्स, समझ रहे हो, तो आराम से आएगा, तुम चिंता मत करो। चलो ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एफआर है तो लिख के प्रैक्टिस करना। मैंने बताया आपको नोट तो बनाने पड़ेंगे आपको, और जब रिवाइज भी करोगे तो लिख के रिवाइज करने का। ठीक है, वो कैसे करना है क्या करना है जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताता हुआ चलूंगा, टेंशन मत लो। उसके अलावा आज से एक प्रण खाओ, आज से एक ऐसे कसम खाओ, ऐसे 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 हाथ रख के आगे, कि आज के बाद, ऐसा बोलो मेरे साथ, आज के बाद, बोलो बोलो, तुम देखो मत बोलो, ऐसा आज के बाद आकाश कंदई सर मैं आपका कसम खाता हूं, मेरी कसम मत खाना, तुम अपनी कसम खाना। ठीक है, मेरी कसम खा के करोगे नहीं तुम, मेरी कसम मत खाना। ठीक है, आज के बाद सर कसम खाते हम कि जो भी हम पढ़ेंगे सच पढ़ेंगे, सच की जगह कुछ नहीं पढ़ेंगे, अरे वो नहीं, जो भी हम पढ़ेंगे हम डेली रिवाइज करेंगे सर। 3 घंटे की क्लास रहेगी रोज, रोज 25 से 30 मिनट देना ही है। तुम बोलो मेरा ऑडिट चालू है, मेरा टैक्स चालू है, देखो तुम्हारा काम तो पूरा 12 महीना चालू रहेगा। कभी टीडीएस का ड्यू डेट रहेगा, कभी पीएफ का रहेगा, कभी तुम्हारे इनकम टैक्स का रहेगा, कभी तुम्हारे जीएसटी का रहेगा, रोज कुछ ना कुछ रहता है भाई, है ना। अपना सीए के जर्नी में तुम बोलोगे वर्कलोड बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तुम जिंदगी में आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो। तुम कितना भी काम कर लो भाई, तुम आधा घंटा तो निकाल सकते हो, मेरे को तुम्हारा आधा घंटा रोज का चाहिए। ठीक है, रोज तुम रिवाइज करोगे, ऐसा प्रण लेने का। बोलो कसम खाते हो क्या, प्रॉम, ऐसा बोलो पिंकी प्रॉमिस सर, पीपी करके लिखो, पीपी पिंकी प्रॉमिस, ऐसा पिंकी प्रॉमिस करने का बोलो। ठीक है, भव्य ने बोलता सर हम कसम खा लेते हैं। ठीक है, बाकी लोग बताओ फटाफट से कसम खाओ, चलो ऐसा पीपी करके लिखो, पीपी पिंकी प्रॉमिस। रोज डेली रिवाइज करना है, मतलब करना है। सर टाइम नहीं मिलता सर, सर टाइम नहीं मिलता ना सर, हम तो करना चाहते हैं, टाइम ही तो नहीं मिलता सर। तो फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तुम ट्रैवल करते हो, ट्रैवलिंग का टाइम रिवाइज करो। तो तुम आर्टिकलशिप में आधा घंटा मिलता रहेगा, वहां किताब खोल के रिवाइज करो। अच्छा, नव्या बोलते हैं पीपी, अक्षत बोलते हैं पीपी, ओके, हरीश बोलते हैं पीपी, नेहा बोलते हैं पीपी, ओके वेरी गुड, साहिल बोलते हैं पीपी, मितेश बोलते हैं पीपी, रुशद बोलते हैं पीपी, मेगा बोलती है पीपी, वेरी गुड। ऐसा पीपी पीपी करके लिखने का, पिंकी प्रॉमिस, समझ रहे, पिंकी प्रॉमिस नहीं पता तुमको है क्या, तुम बड़े हो यार। चलो, तो डेली रिवाइज करना है, और ये तुमसे मैं करवा लूंगा। ठीक है, रोज तुमको बेशर्मा क्या तरह पूछूंगा कि कल रिवाइज किया, तुम बोलोगे नहीं, बाकी सब बोलेंगे हाँ, तुमको आएगी शर्म कि सब तो पढ़ रहे, आप ही नहीं पढ़ रहे, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद माइंडसेट आपका रखना पॉजिटिव। मेरे को नहीं पता आपने ना एफआर को लेकर कुछ सुना रहेगा अपने सीनियर से कि एफआर बड़ा है, ये है वो है, कुछ नहीं है, एफआर सिंपल है। ठीक है, इट इज सिंपल। तुम कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, वो पढ़ने के पहले डिफिकल्ट लगती है, एक बार आ जाएगी तो इजी लगेगी तुमको। तो इट इज इजी, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट ऑलवेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, सीए फाइनल कभी भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज लेंदी, बड़ा है थोड़ा सा, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फर्क है दोनों के अंदर, बड़ा है तो उसको समय दोगे तो टैकल हो जाएगा। तो कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना, मेरे मतलब नेगेटिविटी रखोगे तो जिंदगी में आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट कि मेरे से हो जाएगा, है ना, मैं कर सकता हूं, है ना, मैं करके दिखाऊंगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। मेरे से नहीं होगा सर, इतने लोग फेल होते हैं सर, है ना, उसका भी नहीं हुआ सर, मेरा दोस्त स्कॉलर था उसका भी नहीं हुआ सर, एफआर तो बहुत बड़ा, ये माइंडसेट से कभी पास नहीं होगी जिंदगी में। एफआर छोड़ो, कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, कैसा भी हो मैं करके दिखाऊंगा। इस दुनिया में एक भी इंसान पास हो जाता है तो तुम क्यों नहीं हो सकते, तुम समझ रहे हो, तो तुम में इतना कैलिबर तो है ना। तुम अगर आईपीसीसी इंटर क्लियर करके आए हो तो कैलिबर तो तुम में है, क्योंकि डिफिकल्ट तो वो भी था, लेंदी तो वो भी था, पास तो किया ना, तो तुम ये भी निकाल सकते हो। सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक है भाई। तो ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट कि मैं करके दिखाऊंगा, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ, समझ रहे हो तुम, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत करनी है तुमको, मैंने तुमको बताया इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लाइव देख रहे हो, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, डिसिप्लिन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और डिसिप्लिन जितना सुनने में शब्द इजी है उतना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज। बट डिसिप्लिन एक बार तुम्हारी जिंदगी में आ गया और डिसिप्लिन को तुम कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ कंबाइन कर दिया ना, तुमको कोई सीए फाइनल में पास होने से रोक ही नहीं सकता। तुम सीए फाइनल पक्का पास हो, बट डिसिप्लिन चाहिए, लाइव हो या रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड हो तो रोज देखना है, मतलब देखना है, लाइव हो तो मतलब रोज लाइव आना है, मतलब आना है, कहानी खत्म। और डिसिप्लिन तुमको ही बिल्ड करना है, ये बहुत जरूरी है। 3 चीज का कॉम्बिनेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन
और कंसिस्टेंसी, डेली हार्डवर्क करना है आपको। ऐसा नहीं कि एक दिन जोश में पड़ा और उसके बाद बोले आ हा मजा आ गया, ऐसा नहीं होता है भाई। कंसिस्टेंसी ऑल्सो रिक्वायर्ड। किस चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए? डेली लेक्चर्स देखना है और डेली रिवाइज करना है। आपके लेवल पर बस इतना कर लेना और कुछ नहीं। शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट्स। रोज लेक्चर देखूंगा, रोज रिवाइज करूंगा, रोज लेक्चर देखूंगा, रोज रिवाइज करूंगा, लेक्चर देखूंगा, रिवाइज करूंगा, रोज के टारगेट होने चाहिए आपके। क्लियर है वाला पार्ट क्या? ठीक है। उसके अलावा टेंशन नको घेऊ। टेंशन नको घेऊ मतलब टेंशन नहीं लेने का। ट्रीट मी एज अ बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, जो तुमको बोलना है बोलो। भाई आया है, सब करा के जाएगा भाई। ठीक है, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम बाकी किसी का टेंशन मत लेना। तुमको जो भी चाहिए सब मैं करा के दूंगा। तुमको टेस्ट, रिवीजन, वो नोट्स, सब कवरेज, क्लैरिटी, सब मैं करा के दूंगा। तुमको सिर्फ टेंशन नहीं लेना। तुमको सिर्फ, तुमसे सिर्फ ये 3 चीज करवा लेना भाई तुम, बस। बाकी मैं कर दूंगा। क्लियर है हीरो लोग? पहले मुझे बताओ, ये तुमको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ क्या कि मैं क्या कराऊंगा, मुझे और तुमसे मुझे क्या एक्सपेक्टेड है? और तुमको है ना, आज तुमको याद रहेगा, कल तुम भूल जाओगे बराबर। तो तुमको है ना ये चीज रोज याद रखनी है कि मेरे को है ना ये 3 चीज करनी ही करनी है। हार्डवर्क, माइंडसेट पॉजिटिव, कंसिस्टेंसी, रिवीजन। ये 3 चीज, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन चाहिए ही मेरे को रोज, और करना ही पड़ेगा तुमको। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। 15 लोग पास होंगे ना, तो जो करेंगे 15 लोगों को पास है। ठीक है, तुमको बस उन 15 में फिट होने के लिए ये करना है। सिंपल। अपना मोटिव पास होना है ना भाई। अपना मोटिव है ना सीए बनेंगे, रैंक लाएंगे, जो भी है मोटिव है ना, निकलना है अपने को। तो एक बार में कर लोगे ना तो पास हो जाओगे। अभी अभी थोड़ा आधा थोड़ा हार्डवर्क करोगे ना तो बाद में लटकते फिरोगे फिर। तो अभी का थोड़ा सा मेहनत करो, मजा आ जाएगा तुमको यार, सच्ची बोल रहा हूँ। और लाइफ देखो, मैं ये नहीं बोलता सीए के बाद में, सीए के बाद में मेहनत नहीं है, लेकिन सीए बनने के बाद लाइफ बेटर तो है ना, बेटर तो है। इट इज मच बेटर। दैट हार्डवर्क इज मच बेटर कंपेयर टू द स्टडी वाला हार्डवर्क। समझ रहे हो? तुम बन के निकलो यार, खत्म करो। राइट? ओके चलो। प्रॉमिस, यस। तुषार ने कर दिया प्रॉमिस, लक्ष्मी ने किया प्रॉमिस, ओके। रोहन ने किया ओके, निखिल यस, नवीन यस, ठीक है। रोशन ठीक है, सुमिरन ओके, देव, सुजित, रितिका, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, टेंशन लेफ्ट द चैट, वाह वेरी गुड, वाह क्रिएटिव, हाँ क्रिएटिविटी। ओके सर, चलो मजा आ गया। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया बेसिक बेसिक जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेड वगैरह है। ठीक है, मजा आ गया सर। अब अपन सब्जेक्ट को लेकर बात करना शुरू करते हैं सर। लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है सर। इसके सिलेबस में है क्या? ठीक है, इसके सिलेबस में है इंडेस। वैसे टोटल देयर आर 39 इंडेस। 4 इंडेस आपके सिलेबस में नहीं फॉल करते, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, हटा दो उसको। तो बचे कितने? 35 इंडेस। तो आपके सिलेबस में 35 इंडेस है। ठीक है, उसके अलावा 4 मिसलेनियस टॉपिक्स है जो कि इंडेस को लेकर ही है। मतलब आपका पूरा सिलेबस इज इंडेस ओनली। सर ये इंडेस क्या होता है? मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। तुमको एएस पता है क्या होता है? इंटर में एएस पढ़ते थे, AS1, AS7, AS9, ये सब पढ़ते थे ना आप, एएस है ना। तो उसको बोलते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडेस का फुल फॉर्म इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये कहां से आया, क्यों आया, एएस के होने के बाद इसकी क्या जरूरत थी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में इंडेस है। कल को कोई तुमको उठ के पूछे कि एफआर के सिलेबस में क्या है, तो बोलने का इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहां से आया, क्यों आया, काय के लिए आया, वो सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब और 4 टॉपिक है, वो भी इंडेस को लेकर ही है, वो भी इंडेस के रिलेशन में ही है ना। दीज आर रिलेटेड टू इंडेस, ध्यान रखना। ठीक है सर, अब आप नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना, बिफोर वी डिस्कस द सिलेबस, कि सिलेबस में और क्या क्या है, थोड़ा और इलैबोरेट करो सिलेबस। उसके पहले सब्जेक्ट का नाम ध्यान से देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अकाउंट्स नहीं सब्जेक्ट का नाम। सर वो अकाउंट्स नहीं रहा, वो बुक कीपिंग नहीं रहा सर, बुक कीपिंग नहीं है अभी, अकाउंट्स नहीं है, नाम हो गया फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये नाम में भेदभाव क्यों? अकाउंट्स लिख देते, क्या दिक्कत थी, है तो अकाउंट्स ही। तो ये अकाउंट्स क्यों लिखा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों लिखा? आना चाहिए ना माइंड में बेसिक चीज, तो सब्जेक्ट का तो मतलब मालूम होना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों है, किसी को ट्राई करना है क्या? डज एनीवन वांट टू ट्राई इन द चैट बॉक्स? सब बेसिक आइडिया थोड़ा की सर, वाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स नाम क्यों नहीं है? देखो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप बोलोगे रेलेवेंस क्या रखता है, अरे सब्जेक्ट का नाम है भाई, थोड़ा तो मालूम हो। चलो बताओ आगे, किसी को ट्राई करना है कि वाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड वाई नॉट अकाउंट्स? वेटिंग फॉर अ गुड आंसर गाइस। हाँ आंसर दे रहे हैं। बोलते कुछ हैवी लगना चाहिए इसलिए बोलते कुछ लगना चाहिए ना, पढ़ रहे इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऐसा तो ना होता है यार। टीचर्स अस हाउ टू रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुकेश वेरी गुड।
अकाउंटिंग डील्स विद प्रिपरेशन स्टफ, ओके, ऑल अबाउट हाउ टू बुक द अकाउंट्स, सर वी विल लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। ऐसा भारी भारी तुम कहाँ से पढ़ के आ रहे इतना सर? वी हैव टू रिपोर्ट रादर देन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। ओ मेरे ख्याल से ना तुम लोग ने ना एकदम काफी हद तक एकदम करेक्ट इंटरप्रेट किया। सुनना मेरी बात, इसका नाम अकाउंटिंग क्यों नहीं रिपोर्टिंग क्यों है? इसका रीजन सिंपल है, यहां आप अकाउंटिंग नहीं सीखोगे, यहां आपको यह नहीं बोलेगा कि भाई लेजर कैसे बनता है, एंट्री कैसे पास होती है, फिनेंशियल कैसे बनता है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह आपको आती है बनाना, आपको एंट्री पास करना आता है ना, आपको लेजर बनाना आता है। ये सबको मैं अपने एनुअल रिपोर्ट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कैसे करूं? कौन, जैसे मैंने पीपी रिपोर्ट किया, लैंड रिपोर्ट कर दिया, तो लैंड को मैंने स्पेसिफिक वैल्यू पे रखा। अब लैंड को मैंने स्पेसिफिक वैल्यू पे क्यों रखा? इसका मैं नोट्स टू अकाउंट्स में क्या रिपोर्टिंग दूंगा? तुम समझ रहे हो? तो अपने को यहां ये मान के चलते कि तुमको अकाउंटिंग आ गई, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, लेजर, जर्नल, वो बैलेंस शीट सब आता है तुमको। इसको तुम रिपोर्ट कैसे करोगे फॉर द शेयर होल्डर्स, फॉर द यूजर्स? इसको रिपोर्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करोगे? नोट्स टू अकाउंट्स कौन से देने, कितनी वर्किंग, ये रिपोर्टिंग हम सीखते हैं इधर। इसलिए आप देखना, हमको यहां ये नहीं बोला जाएगा कि तुम्हें ना चैप्टर थे ना अपने को आईपीसीसी में, जहां अपन अकाउंटिंग लेजर वगैरह सीखते थे, वो सब नहीं है यहाँ। या इंडेस है कि भाई जो भी फाइनेंशियल्स बनेंगे उसका रिपोर्टिंग कैसे होगा, क्या क्या चीजें डिस्क्लोजर में देनी है तुमको, क्या क्या नहीं देनी है, ऐसा। तो ये तुमको रिपोर्टिंग सिखाता है रादर देन अकाउंटिंग। इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट कैसे किया जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग? और मैक्सिमम लोग ने ये चीज गेस कर भी ली थी, बट ये सवाल आना जरूरी है। देखो सवाल आने का जवाब तो मिल जाएगा, इफ यू आस्क द करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट ऑलवेज द राइट आंसर। सही सवाल पूछना जरूरी है भाई साहब, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एफआर समझ गया क्या होता है? एफआर के सिलेबस में इंडेस है। अच्छा, अब इंडेस को है ना 35 इंडेस है ना, मैं इसको जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है। अब आपको लिखना करना है शुरू, ठीक है। आप अभी नोटबुक वगैरह खोल के बैठोगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिखोगे। जिसका राइटिंग स्पीड लगता है कि बहुत ज्यादा स्लो है, तो क्लास में सुनने पर फोकस करना, बाद में लिख लिया करना। देखो मैं एडिक्वेट टाइम दूंगा, लेकिन कभी कभी होता है ना कि सर मेरा ज्यादा थोड़ा और लगता है मेरे को टाइम, तो फिर आप क्लास के बाद लिख सकते हो, बिकॉज मैं बोर्ड नोट डालूंगा, है ना। और कोशिश करना साथ साथ में लिखते हुए चलो जैसे मैं बोलूं, ठीक है। यस, ओके। अच्छा, रितिका ने अच्छा सवाल पूछा है, सर एफआर थियरी सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल? देखो थियरी कभी नहीं बोलने का, थियरी वर्ड ही नेगेटिव लगता है। एफआर के ऐसा समझ लो, अंदर 2 चीज है, कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस। देखो जब कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें ना आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एफआर में जब पेपर आता है तो 80 से 90% पेपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही आता है। बट प्रैक्टिकल समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। वो तो एसएफएम के अंदर भी होगा, वो तो किसी भी प्रैक्टिकल पेपर पकड़ लो, हर जगह कंसेप्ट तो पढ़ना ही है। तो ऐसा मानो एफआर इज अ मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस। कंसेप्ट्स है और क्वेश्चंस भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल थियरी वाला गाना नहीं गाने का, ठीक है, टेंशन मत लो तुम लोग। वो तुम लोग को ऐसा लगता है ना एएस बड़े थियोरेटिकल थे, थियरी नहीं होती बाबा। थियरी क्या होता है? कंसेप्ट होता है ना, कंसेप्ट चलते हैं, ऐसा बोलने का अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। चलो हाँ, इट इज लाइक टैक्सेशन। टैक्सेशन में कैसा होता है, थियरी पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, फिर क्वेश्चन वैसा। हाँ गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़े। यस ओ चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने 35 इंडेक्स को कैसे डिवाइड किया सुनना। आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लिखोगे ना मेरे साथ, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिख दो, ये लिख दो, और अभी 2 पार्ट में बांट दो। 35 इंडेक्स को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक को मैं बोलूंगा बिग प्रैक्टिकल इंडेक्स, ठीक है, और एक जगह में 35 इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 35 इंडेक्स की, और एक को मैं बोलूंगा स्मॉल इंडेक्स, स्मॉल इंडेक्स, ठीक है। ये बाइफिकेशन मैंने दिया है, इसे ने बाइफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है, मैंने बाइफिकेशन दिया है ये, ओके। तो बिग प्रैक्टिकल इंडेक्स में क्या क्या आता है, तो है ना, ऐसा मान लो इसके अंदर टोटल अप्रोक्सीमेटली गिन चुन के आते हैं 12 इंडेक्स। देयर आर 12 इंडेक्सेस हियर। कितने इंडेक्स है? 12 इंडेक्स बिग प्रैक्टिकल इंडेक्स में। इनका वेटेज लगभग 50% है। अच्छा, आपको पता है ना एफआर में आपका 100 मार्क का पेपर है ना, एफआर इज अ 100 मार्क्स का पेपर। आप विथ ऑप्शंस गिनोगे तो वेटेज बढ़ जाएगा, 120 115 के आसपास चला जाएगा वो, है ना। और आपके इसमें 70% डिस्क्रिप्टिव है, 30% एमसीक्यूज वगैरह है, बराबर वो सब अपन कवर करेंगे, चिंता को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी है। तो उस जितना भी वेटेज है उसमें से 50% वेटेज है, 12 इंडेक्स रखते हैं, ठीक है। अब ये 12 इंडेक्स में क्या क्या आता है, पहले अपन वो समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। व्हाट कम्स इन दीस 12 इंडेक्सेस। आ जाओ। तो सबसे पहला
ये मैं बता दूं, ये मैं बाइफर्केशन क्यों दिया है, क्योंकि ये जो 50% वेटेज वाले टॉपिक्स है ना, ये 12 इंडेस, ये ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आते हैं, है ना, कम्स इन ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट। मतलब बोलते हैं ना सर ये टॉपिक तो आते ही आते एग्जाम में, वैसे वाला टॉपिक है ये, कम्स इन ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट। ठीक है, अभी टॉपिक कौन से देखो, वैसे आपको टॉपिक का नाम वगैरह कुछ पता नहीं है, ठीक है, बट मैं लिखा के रखा ताकि आप जब एफआर पूरा पढ़ने का रिविजिट करोगे ना तो आपको ये काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो अब इसमें क्या क्या आएगा देख लो। सबसे पहला आपका आता है इसके अंदर एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नाम क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर टोटल कितने इंडेक्स आते हैं, इसके अंदर टोटल 3 इंडेक्स आते हैं, ठीक है, मतलब 3 इंडेक्स मिला के एक टॉपिक कवर करता है। वो इंडेक्स कौन से, इंडेक्स 32, इंडेक्स 109, इंडेक्स 107, बराबर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टोटल मिला के 3 इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स 32, इंडेक्स 109, इंडेक्स 107, ठीक है। अच्छा, एक और बात, क्या आपको चैप्टर के बारे में कुछ पता है, नहीं। क्या आपको इंडेक्स के नंबर याद है, नहीं। अभी बैठ के उसको याद मत करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 32 109 107, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 32 109 107, ऐसा बैठ के रट्टा मत मारना इसको। ये कब याद हो जाएगा, जब मैं वो रिस्पेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मेरी गारंटी आपको ऑटोमेटिकली नाम नंबर कंसेप्ट सब कुछ याद हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ लिखना है, आपको अभी बैठ के याद नहीं करना है। आधे लोग कंफ्यूज हो जाएगा, सर हमको याद कैसे रहेगा इतना सब। अरे बाबा मैं कराऊंगा ना तुमको याद करने का टेंशन अभी लेना मत, वो मैं करा दूंगा तुमको। अभी तुम सिर्फ लिखने पे फोकस करो। ऐसा मानो कि ऐसा कोई टॉपिक है और वो 3 इंडेक्स मिला के एक टॉपिक कवर करता है, मतलब बड़ा टॉपिक होगा ना, इसलिए बिग प्रैक्टिकल इंडेक्स ऐसा, ठीक है। चलो, कैन आई प्रोसीड फर्दर, यस सर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, आपने पता है अपने बचपन में पढ़ा है अमालगमेशन, अमालगमेशन का बड़ा भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन, ऐसा। उसके ऊपर कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स 103। वापस से बता दूं, आपको चैप्टर के बारे में ज्यादा पता नहीं और आपको नंबर भी याद रहेगा नहीं, अभी से लिखना है अपने को बस। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103, अमालगमेशन का बड़ा भाई है ये, ठीक है, ऐसा मान के चलने का। ओके सर, कूल। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे पे नेक्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, सीएफएस। प्यार से इसको अपन बोलते हैं सीएफएस। तुम्हारा था ना आईपीसीसी में इंटर में, आधे लोग का तो ऑप्शन में था, ऑप्शन में छोड़ा था ना, मतलब बाबू ऑप्शन में चढ़ के क्या, छोड़ना मत इधर। सर हमको तो इंटर में आता ही नहीं है, अब कैसे होएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको इंटर का आए भी ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, मैं तुमको सब फ्रेश सिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो तुम लोग। और आता रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूल ही जाना उसको, ठीक है। सीएफएस, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस। अब इसमें टोटल कितने इंडेक्स आते हैं सुनना, जिससे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंडेक्स आ रहे थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक ही इंडेक्स आ रहा था। अब सीएफएस में टोटल कितने इंडेक्स आते हैं, है ना, तो सीएफएस में टोटल देयर आर 5 इंडेक्सेस, 5, सिर्फ नंबर लिख लो। इंडेक्स 27 बराबर, इंडेक्स 110, इंडेक्स 111, इंडेक्स 112 और इंडेक्स 28। ऐसे मिला के टोटल कितने इंडेक्स हो गए, 5 इंडेक्स, 28, ठीक है। इंडेक्स 27, 110, 111, 112, 28 मिला के टोटल 5 इंडेक्स हो गए, ठीक है। सर इतना बड़ा टॉपिक है ये, अरे सिंपल है, कुछ नहीं है, इसे लिखो। चलो, 15 मार्क्स का आता है सर, कैसे छोड़े उसको, हाँ वेरी गुड, छोड़ा नहीं तो बहुत अच्छी बात तुम्हारे लिए। आगे बढ़ू, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ओके। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस, आगे बढ़ू, आगे बढ़ो सर। अगला टॉपिक कौन सा है सर, शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका है इंडेक्स 102, शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेक्स 102। सर ये शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है, अरे तुम्हारे बचपन में था ना ईसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, उसका बड़ा भाई शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेक्स 102। ये तो इजी लग रहा है सर, हाँ इजी होगा, मजा आएगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट दो टॉपिक बचते हैं, इंडेक्स 115
जिसका नाम है रेवेन्यू, जो आपका AS9 हुआ करता था, ऐसा समझ लो, और AS7 भी था कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू वाला, और एक है इंडेस 116 लीजेस। ठीक है, नंबरिंग सर ऐसे गैप छोड़ छोड़ के क्यों है, कभी 27 है, कभी 110 है, ये वो तुमको अभी आता है क्या वो सब चीज? नहीं, ड्यूरिंग द कोर्स समझ जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है ओके, तो 115 रेवेन्यू, 116 लीजेस। ठीक है, अगर आप गिनती करोगे ना तो टोटल मिला के 12 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विंडेज होते हैं ये। आप समझ लो 90% केस में आते ही आते हैं एग्जाम में, सारे के सारे आते हैं एग्जाम में, है ना। कभी ऐसा होता है कि ये नहीं पूछा तो ये 5 पूछ लिए, कभी ये होता है ये नहीं पूछा तो ये ऐसे पूछ लिए, बट इनका वेटेज मिला के 50% होता है, 50% वेटेज। तुम समझ रहे हो? यस, तो सर यही कर लेते ना, बाकी छोड़ देते हैं। हाँ? तुम्हारा टारगेट 50 मार्क लाना है क्या? नहीं ना, टारगेट कितना है तुम्हारा? 70 80 90 सब करना सभी है। तुमको सिर्फ सिलेबस को बाइफिकेट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा बाइफिकेशन रहेगा तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे अगर ऐसा मानो 35 इंडेस में से तुम्हारे कितने निकल गए? 12 निकल गए, तो बचे कितने? 35 में से 12 निकल गए सर, 23 बचे। ओके सर, 23 बच जाते हैं, तो 23 इंडेस हम लिखेंगे स्मॉल इंडेस के अंदर, उसका नाम नंबर लिखेंगे नहीं अभी। ठीक है, 23 इंडेस बच गए। ठीक है, इन 23 इंडेस का वेटेज कितना रहेगा? 50% वेटेज, 50% वेटेज इन 23 इंडेसेस का। क्लियर? यस सर। अच्छा सर, वो 3-4 टॉपिक भी थे ना मिसलेनियस, उसका क्या? वो आप मान लो इधर ही आ जाएंगे, मतलब स्मॉल इंडेस और ये मिसलेनियस टॉपिक्स का मिला के वेटेज 50% होता है, ऐसा। तो सर वो मिसलेनियस टॉपिक्स कौन से, उसके भी नाम लिखा दो ना जरा। आओ लिखो, लिखो। मिसलेनियस टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, अब ये टॉपिक कौन से सुनना। सबसे पहला, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर ये क्या है? ऐसा मान लो ये टॉपिक पता है कब कर पाओगे? जब पूरा एफआर आता हो। क्यों? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द इंडेसेस है, इसमें इंडेस ही, इंडेस का ही बात किया हुआ है, लेकिन सब इंडेस पढ़ने के बाद आप ये टॉपिक कर पाओगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये एग्जाम में आता है क्या? आता है ना, हर बार नहीं आएगा, लेकिन जब आता है तो 15-15 मार्क का आता है, बिकॉज इसमें सारे इंडेस कवर हो जाएंगे, ऐसा। यस प्रियंका, इट इज ओके। चलो सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज, आपके ना न्यू सिलेबस में वैसे 2-3 थियरी टॉपिक ऐड किए गए हैं, अब वो कौन सा सुन लो। एक है एथिक्स, और दूसरा है तीसरा है टेक्नोलॉजी। मतलब आपको क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ अकाउंटेंट, वैसा बोल दो आप, बराबर। और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी लास्ट में करना होता है, ये भी लास्ट में, क्योंकि पूरा एफआर आएगा तभी तो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना उसके ऊपर मालूम पड़ेगा ना अपने को, और एथिक्स भी तभी, तो ये पूरा लास्ट में होता है। ठीक है, हाँ। विकास ने बोला सर एनालिसिस इज लाइक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ, गुड गुड ऑब्जर्वेशन, इट इज लाइक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बराबर, जिसमें सब कुछ आ जाता है, करेक्ट। ठीक है, तो एनालिसिस हो गया, एथिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, 3 हो गया सर। एक आखिरी बताओ सर, एक और आखिरी है। अब क्या सुनना, आपके सिलेबस में इंडेस है ना, सिर्फ इंडेस है, लेकिन आईसीएआई को लगता है, ये अपने इंस्टीट्यूट को लगता है कि कुछ इंडेस के लिए हमको डिफरेंस पढ़ना जरूरी है। डिफरेंस किसका? डिफरेंस बिटवीन एएस एंड एएस, है ना, डिफरेंस बिटवीन एएस वर्सेस इंडेस। अब ये क्या हमको सारे इंडेस का डिफरेंस पढ़ना है क्या? द आंसर इज नो। इस डिफरेंस वाले पॉइंट के अंदर, इस डिफरेंस वाले पॉइंट के अंदर ओनली 3 to 4 इंडेस का डिफरेंस पढ़ना है अपने को, ओनली 3 to 4 इंडेस का डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस विद एएस।
तो हमारे सिलेबस में सपोज 35 इंडेसेस है, 35, तो हमको 35 के 35 इंडेस का नहीं पढ़ना है डिफरेंस। 35 इंडेस है ना, तो हमको 35 के 35 इंडेस का डिफरेंस नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ 3 से 4 इंडेस है जो आईसीए ने प्रिस्क्राइब किए हैं, वो कौन से मैं बताऊंगा सिलेबस में, टेंशन मत लो। सिर्फ उन्हीं का हमको डिफरेंस पढ़ना है विद एएस, ध्यान रखना। अच्छा, एक और टॉपिक है फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला, जो आपके हर जगह पे होता है, फाउंडेशन में भी होता है, वो इंटर में भी होता है, वो फाइनल में भी होता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बोलता है कि भाई तुमको है ना अक्रूवल फॉलो करने का है ना, कंसिस्टेंसी रखने का, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे वो सब बेसिक चीज है। तो वो भी एक थियर टॉपिक है, वो भी लास्ट में आप कर सकते हो वैसा, बराबर। तो ये बट मोटा मोटे अगर देखो तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा मान लो ये 12 टॉपिक का 50% वेटेज, और ये स्मॉल इंडेस और ये मिसलेनियस टॉपिक का मिला के 50% वेटेज, रफली बता रहा हूं। इट इज पॉसिबल कि यहां 45% का आ जाए, यहां 55% का आ जाए, है ना, यहां पॉसिबल है यहां 55 का आ जाए, यहां 45% का आ जाए, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, बट मोटा मोटी आपका ये सिलेबस है, ठीक है। तो है, अगर कोई पूछे ना आपको आपके सिलेबस में क्या, तो बोलने का इंडेस, और ये सब है आपका बेसिक एक बाइफिकेशन जैसा। क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग? यस यस, चलो मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर, है ना। ये आपको मैंने सब्जेक्ट का सिलेबस बताया, अभी आपको क्या बताया मैंने, आपको मैंने सिलेबस बताया, ठीक है। अब क्या मैं आपके साथ फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरू कर दूं क्या, है ना। अब इतना सब आपको ज्ञान दिया मैंने, स्टार्टिंग में आपको नॉलेज दिया, आपको थोड़ा बोला कि चलो कंसिस्टेंट रहना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, बहुत ज्ञान दिया तुमको मैंने, सिलेबस समझाया। अब वक्त आ चुका है गाइज, आर यू रेडी गाइज, चैप्टर शुरू करना है हमको गाइज। यस, इंट्रोडक्शन टू इंडेस। जो तुम पूछते ना इंडेस क्यों आया, काई के लिए आया, एएस था तो काई का जरूरत है इंडेस का, ठीक है। चलो समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये इंडेस का नीड क्या था वो समझने का ट्राई करते हैं। होता क्या था सुनना, पूरी दुनिया इंडिया को छोड़ के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज पता है क्या फॉलो कर रही है, वो फॉलो कर रही है आईएफआरएस, बराबर। क्या फॉलो करिए, आईएफआरएस। सर आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएफआरएस का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। अच्छा पहले इंडेस का भी फुल फॉर्म लिख लो। इंडेस का फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बराबर, ठीक है सर। अब पूरी दुनिया फॉलो क्या कर रही है, आईएफआरएस फॉलो कर रही है, ठीक है। लेकिन अपना इंडिया पहले क्या फॉलो कर रहा था, अपना भारत देश पहले फॉलो कर रहा था एएस। ये इंडिया फॉलो कर रही थी और ये डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो कर रही थी, ठीक है। इंडिया फॉलो कर रहा था एएस और डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो कर रही थी आईएफआरएस। अब होता क्या था, अपने अगर इंडिया को तरक्की करना है तो बोलते हैं ना ग्लोबल जाओ, ग्लोबल जाओ, ग्लोबल जाओ, भार्गाव जाओ, घूम के आओ, स्विट्जरलैंड जाओ, पेरिस जाओ, यूएस जाओ, ऐसा भार्गाव जाने बोलते हैं ना, कि बाहर से लोन लो, बाहर की कंपनीज को अपने यहां बुलाओ, तुम जाके बाहर के कंपनी से टाइप वगैरह करो, है ना, बोलते हैं ना गो ग्लोबल, ठीक है। तो अपना जो मिशन था गो ग्लोबल, ग्लोबल जाने के लिए किसी भी कंपनी को अगर टाइप वगैरह करना है ग्लोबली, या ग्लोबली लोन वगैरह लेना है, पैसा रेस करना है, या फंड करना है किसी और को, तो आपके फाइनेंशियल देखे जाएंगे बाहर। बाहर वालों को आपके फाइनेंशियल समझ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि अपने फाइनेंशियल बन रहे थे एज पर एएस। अब एएस का अप्रोच ही अलग है ना। आधी चीजों का बात ही नहीं किया गया एएस में, स्कोप बहुत छोटा होता है एएस का, आधे चीजों का कवरेज है ही नहीं एएस के अंदर, बहुत टाइप के ट्रांजेक्शन एएस में डिस्कस्ड ही नहीं है ना। और बहुत कंजर्वेटिव है एएस, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, सब कुछ कॉस्ट पे रखने का, कॉस्ट पे रखने का, फेयर वैल्यू पे रखने का नहीं, ये सब बोलता था एएस, बराबर। तो एएस का जो अप्रोच है वो समझता ही नहीं है बाहर वालों को, बराबर। तो जब तुम ग्लोबल जाओगे तो ग्लोबल कंट्री तुम्हारा फाइनेंशियल देखेगा, उसको समझ ही नहीं पड़ रहा है, अब्बा डब्बा चप्पा लिखा है उसके अंदर, उनके लिए तो ये साइन लैंग्वेज हो गई ना। वो बोले भाई क्या है, क्या फाइनेंशियल से, मजा ही नहीं, मजा नहीं आया। अपने मोदी जी बोलते ना मजा नहीं आया, वैसा होता था जब इंडियन कंपनीज ग्लोबल जाने के लिए अपने फाइनेंशियल दिखाती थी। तो इंडिया को नीड समझ आई कि भाई हमारे छोटे छोटे कंपनीज एएस फॉलो करेगी ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनी जिनको ग्लोबली एक्सपांड करना है उनके लिए हमको भी यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सारे कंट्रीज यही फॉलो कर रही है, तो हमको भी यही फॉलो करना चाहिए। लॉजिकल बात है कि नहीं, है ना सर लॉजिकल बात, ठीक है। तो इंडिया ने ठान लिया कि हमको भी ये फॉलो करना है। लेकिन अब दो तरीके होते हैं ये फॉलो करने के, या तो आप इसको एज इट इज बोल दो कि हम भी आईएफआरएस फॉलो करेंगे, है ना, या तो आप बोल दो एज इट इज कि हम भी आईएफआरएस फॉलो करेंगे, या फिर आप है ना इसको एज अ बेस मानकर, इसको एज अ बेस मानकर खुद के नए स्टैंडर्ड्स बना दो, इसको एज अ बेस मानकर खुद के नए स्टैंडर्ड्स बना दो।
दो तरीके होते हैं, या तो एज इट इज फॉलो कर लो या इसको एज अ बेस मानकर अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बना लो। तो इंडिया ने दूसरा वाला रास्ता फॉलो किया। इंडिया ने बोला ना मुन्ना ना, हम एज इट इज नहीं, एज इट इज नहीं उठाएंगे, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, एज इट इज नहीं उठाएंगे, बिकॉज हमारी इकोनॉमी के हिसाब से छोटे मोटे चेंज हमको करने पड़ेंगे। तो एज इट इज उठाने के बदले हमने क्या बोला, हमने आईएफआरएस से ले ली इंस्पिरेशन और इसको बेस मानकर अपने खुद के नए स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर दिए, जिसको बोला गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या सर एएस अभी स्क्रैप हो गए क्या? नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंड एस फॉलो करेगी और जो छोटी छोटी कंपनीज है ना, जो पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह है, एचयूएफ है, वो सब एएस फॉलो करेगी। ऐसा तो सर ये छोटी कंपनी बड़ी कंपनी कौन डिफाइन करेगा? आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि किसको एप्लीकेबल है इंड एस, वो अलग बात है। बट अपने इंडिया में अभी दो टाइप के स्टैंडर्ड्स हो गए, एक एएस और एक इंड एस। इंड एस फॉर बिगर कंपनीज, एएस फॉर स्मॉलर कंपनीज, पार्टनरशिप्स, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह वगैरह वगैरह। तुमको समझ आया कि इंड एस की आने की नीड क्या थी? अरे हीरो लोग तुमको समझ आया क्या? अब देखो इंडिया, देखो वो शाना है, इंडिया देखो छापना तो आता ही अपने बॉलीवुड को भी। बॉलीवुड में देखो ना गाने पूरा टाइम रीमेक करते रहते अपने प्रीतम भाई साहब, पूरा टाइम उठाते रहते इधर उधर से, है ना। जो पुराना गाना मिला नहीं कि उठा लो और उसको खराब कर दो, वही अपना बॉलीवुड और अपना ये सेम है समझो, उठा लेते सीधा और बोलते कॉपी नहीं किया ना, कॉपी नहीं इंस्पिरेशन लिया भाई साहब। तुम समझ रहे हो क्या? इंस्पिरेशन लिया है। अब आप बोलोगे सर एज इट इज आईएफआरएस क्यों नहीं अडॉप्ट कर लिया, हमने इंडेक्स बनाए क्यों? हमारी इकोनॉमी के हिसाब से कुछ कुछ प्रोविजन आईएफआरएस में ऐसे है जो हमारी इकोनॉमी को सूट नहीं करेंगे, बराबर। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एज इट इज उठाया नहीं, हमने थोड़ा चेंजेस करके, आप ऐसा मान लो 95 to 96% सेम है, जो आईएफआरएस में लिखा है 95% सेम है, बस 5% का फर्क है ना। फर्क को क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, चिंता मत करना आप, ठीक है। यस परफेक्ट, हंसो मत तुम लोग, ठीक है क्या? चलो वेरी गुड, क्लियर। तो मैं अभी लिख देता हूं, सुन लो क्या तुमने लिखा। ये इंड एस, उसका फुल फॉर्म है इंडियन, पूरा लिखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा लिखो, वरना तुम मेरे को परेशान करोगे स्क्रीनशॉट भेज करके। सर फुल फॉर्म बताओ, चलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हाँ, अब हम आईएफआरएस एडॉप्ट किए क्या? हमने आईएफआरएस एडॉप्ट नहीं किया एज इट इज, हमने आईएफआरएस से इंस्पिरेशन लिया और अपना बनाया। तो आईएफआरएस से इंस्पिरेशन को बोलते हैं आईएफआरएस कन्वर्ज्ड। क्या बोलते हैं? आईएफआरएस कन्वर्ज्ड। इसका मतलब क्या कन्वर्ज्ड का? इसका मतलब है हमने आईएफआरएस एज इट उठाया नहीं है, इससे सिर्फ इंस्पिरेशन लेके अपना खुद का बनाया है। वी आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड, ठीक है। तो मैं ऐसा कह दूं कि इंड एस इज 95% सेम एज आईएफआरएस। मैं मतलब अपने अंदाजे से बता रहा हूं, 95% सेम है एज आईएफआरएस। आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस 95% सेम है ना? यस सर। इसका मतलब क्या इंड एस और आईएफआरएस में थोड़ा सा भी डिफरेंस है? क्या इंड एस और आईएफआरएस में थोड़ा सा भी डिफरेंस है? है सर, है। क्यों नहीं है? जरूर है सर, क्योंकि 95% सेम है ना सर, मतलब 5% तो डिफरेंट है। हाँ? चलो तो मैं लिख देता हूं, इसका मतलब देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इंड एस एंड आईएफआरएस। क्या वो डिफरेंसेस पढ़ना अपने सिलेबस में है? नहीं, अपने सिलेबस में सिर्फ इंड एस, आईएफआरएस नहीं है। आईएफआरएस होता तो आपको डिफरेंस पढ़ना पड़ता। इंड एस वर्सेस आईएफआरएस में डिफरेंस है, आपको नहीं पढ़ना है। वो आपके मॉड्यूल में कुछ कुछ जगह पे रेफरेंस दिया हुआ है कि ये डिफरेंट है आईएफआरएस में, बट वो सिर्फ नॉलेज पर्पस से, आपको एग्जाम में नहीं आने वाला वो, क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके, बराबर। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए कि कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट तो करता है, ऐसा ठीक है। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन इंड एस एंड आईएफआरएस। इस डिफरेंस को पता है प्यार से क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस को भी नाम दिया प्यार से। इस डिफरेंस को लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स। क्या बोलते हैं प्यार से इसको? कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स, है ना। अब ये इन्स और आउट्स ऐसा क्यों? जैसे मैं बता दूं, आपके सिलेबस में नहीं है डिफरेंसेस पढ़ना,
तो पहले ना, पहले के मॉड्यूल में, अभी तो तुमको नया सिलेबस एप्लीकेबल है, जब पुराना सिलेबस था तो इन्स में क्या आता है, आउट में क्या आता है, वो थोड़ा डिस्कस था। न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में डिस्कशन नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ ये बोला कि डिफरेंस को बोलते हैं कार्व इन कार्व आउट। तो आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, कार्व इन कार्व आउट बोलते हैं डिफरेंस को। इसका मतलब क्या है, दीज आर नथिंग बट डिफरेंसेस बिटवीन इंड एस एंड आईएफआरएस। बस इतना मालूम होगा, छोड़ देने का, और आपको कुछ ज्ञान होने का जरूरत नहीं है इसके ऊपर। दैट्स इट। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। ये लिख लेने का, लिखा ये, ठीक है। अब है ना, हो सके तो एक बार पेन नीचे रख दो, जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ सुनना, ठीक है, बाद में कॉपी कर लेना। सुनो, अब आईएफआरएस में होता क्या, सुनना। आईएफआरएस में देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस में देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। सुनना वो क्या है। आईएफआरएस इंक्लूड्स आईएएस एंड आईएफआरएस बोथ। मतलब व्हेन वी यूज द टर्म आईएफआरएस, इट इंक्लूड्स आईएएस एंड आईएफआरएस। सर ये आईएएस क्या है? इतना मुश्किल से इंडिया समझ में आया, इतना मुश्किल से आईएफआरएस क्या है वो मालूम पड़ा। अब ये आईएएस क्या है सर, समझाता हूं मैं। आईएएस का पहले फुल फॉर्म देख लो, इट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईएएस का मतलब क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब होता क्या था, सुनना। अकाउंटिंग तो बहुत सालों से होती आ रही है ना, 1900 से होते आ रही है ना। बुक कीपिंग वगैरह आपने 1990 से सीखा, 1980 से सीखा रहेगा, बहुत पहले से कर रहे हैं, बराबर। तो बाहर गांव में आईएफआरएस नहीं था पहले से। जैसे अपने यहां कैसा था, इंडिया में पहले एएस था फिर इंडेस आया ना, वैसे ही इंटरनेशनली भी पहले आईएफआरएस नहीं था। पहले आईएएस फॉलो होता था फिर आईएफआरएस आया। पहले आईएएस फॉलो होता था फिर आईएफआरएस आया। अब था क्या सिस्टम, सुनना, ठीक है, एकदम ठंडे दिमाग से सुनने का ट्राई करना, आपको एकदम इजीली समझेगा। तो आईएएस में कैसे चल रहा था, सपोज आईएएस ऐसे थे, आईएएस 1, आईएएस 2, आईएएस 3, आईएएस 4, आईएएस 5, आईएएस 6, आईएएस 7, ये सब चल रहा था, ठीक है। अब ये पुराने स्टैंडर्ड्स थे, पुराने मतलब आईएफआरएस के पहले जो इंटरनेशनली फॉलो हो रहा था वो था आईएएस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 चल रहा था। अब हुआ क्या, इन्होंने ना एक पॉइंट ऑफ टाइम का समझ में आया कि ये तो पुराने हो गए, इसके बदले नया नया इशू करना पड़ेगा। तो इन्होंने हर एक आईएएस को रीड करके देखा कि क्या इसका कुछ नया इशू करने का जरूरत है, क्या इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन इशू करने का जरूरत है क्या। तो एग्जांपल के तौर पे हुआ क्या, इन्होंने देखा 1 को पढ़ा, बोला 1 तो ठीक ही है, 1 में कोई दिक्कत नहीं है। उठाया 2 को पढ़ा, बोला 2 भी सही है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। 3 को उठाया, 3 को उठा के बोला अरे ये तो बड़ा पुराना सा लग रहा है, ये तो एकदम आदम बाबा के जमाने का है, ये नहीं चल बे। तो ये नहीं चल बे तो क्या करने का, तो इन्होंने किया, इसको काटा, और जब नया इशू करने का ट्राई किया ना, जब नया इशू करने का बात हुआ तो नया, इसका नया वर्जन आईएएस के ब्रांड में इशू नहीं करेंगे, इसका नया वर्जन आईएएस के ब्रांड में इशू नहीं करेंगे, इसका नया वर्जन आईएफआरएस के ब्रांड में इशू करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान लो, ऐसा है नहीं बट ऐसा मान लो कि आईएएस 3 काटकर आईएफआरएस 1 इशू किया, ऐसा है ना। 4 को चेक किया, बोला 4 भी सही नहीं है, 4 को काटा और आईएफआरएस 2 इशू किया। रैंडमली बता रहा हूं, ठीक है, नंबरिंग ऐसा एक्चुअली नहीं था बट हुआ यही था, आईएएस काट के आईएफआरएस इशू हो रहे। सपोज आईएएस 5 को देखा, 5 भी पुराना लग रहा था, 5 को भी काटा और इधर आईएफआरएस 3 इशू किया। सपोज 6 को देखा, 6 को भी काटा, इधर आईएफआरएस 4 इशू किया, ऐसा। 7 देखा, 7 सही लग रहा था, 7 को कुछ नहीं किया। तुम समझ रहे हो क्या। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनली जो आईएएस फॉलो हो रहे थे, जो भी पुराने लगे, काट के नया वर्जन आईएफआरएस में इशू किया, और जो भी सही लगे उसको आईएएस के ब्रांड में ही रखा, उसको आईएएस के ब्रांड में ही रखा। तो इंटरनेशनली व्हेन वी यूज द टर्म आईएफआरएस, तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट आईएफआरएस इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, आईएएस एंड आईएफआरएस बोथ। ये तुमको समझ आया, ये तुमको समझ आया, यस, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। तो इंटरनेशनली 2 चल रहा है, आईएएस आईएफआरएस, है ना, दोनों को मिला के आईएफआरएस ही बोलते वैसे, ठीक है। अब इंडिया को भी इशू करना था अपना स्टैंडर्ड्स, तो इंडिया नंबरिंग तो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, सुनना, इंडिया ने क्योंकि आईएफआरएस एडॉप्ट ही किया, मतलब कन्वर्ज किया आईएफआरएस से, इंस्पिरेशन तो लिया है, तो वो चाहते थे कि नंबरिंग सिस्टम भी सेम सा रखे, नंबरिंग सिस्टम चेंज ना करे। दे वांटेड कि नंबरिंग सिस्टम भी सेम सा ही हो। तो क्या क्या पता है क्या, जो भी आईएएस 1 था, जो भी आईएएस 1 था,
उसको बोला इंड एस वन। क्या बोला उसको? इंड एस वन। जो भी आईएएस टू था, जो भी आईएएस टू था उसको बोला इंड एस टू। जो भी आईएएस सेवन था, आईएएस सेवन था उसको बोला इंड एस सेवन। तुम समझ रहे हो? मतलब जो भी आईएएस की नंबरिंग थी रखी एज इट इज। आईएएस वन को बोला इंड एस वन, आईएएस टू को बोला इंड एस टू, आईएएस सेवन को बोला इंड एस सेवन। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब आईएफआरएस को भी तो नंबर करना ना, जो पुराने आईएएस रिवोक होके आईएफआरएस इशू हुए, इसका भी नंबर 1 2 3 4 है ना? तो अब इंडेक्स में इसकी नंबरिंग कैसे रखे? क्योंकि अगर आप यहां कह दोगे, एक सेकंड में थोड़ा इसको वो कर देता हूं आगे। हाँ। अगर आप आईएफआरएस वन को अब क्या बोलोगे? व्हाट विल यू कॉल आईएफआरएस वन? क्योंकि अगर आप आईएफआरएस वन को भी इंडेस वन बोलोगे, अगर आप आईएफआरएस वन को भी इंडेस वन बोलोगे, तब तो इंडेस में कंफ्यूजन हो जाएगा कि इंडेस वन मतलब ये वाला है या इंडेस वन मतलब ये वाला है। समझ में ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन सा हो जाएगा। तो इन्होंने बुद्धि लगाई, इंडिया ने बुद्धि लगाई। सोचो, इंडिया ने बुद्धि लगाई। क्या बुद्धि लगाई? सुनना। बोला जो भी आईएएस के ब्रांड नंबर पे है उसको हम आईएएस वन तो इंडेस वन, आईएएस टू तो इंडेस टू। लेकिन जो आईएफआरएस के ब्रांडिंग में है, अगर आईएफआरएस वन है तो हम बोलेंगे इंडेस 101। हमने 100 की सीरीज शुरू कर दी आईएफआरएस के लिए। तो अगर कोई आईएफआरएस टू है, आईएफआरएस टू है तो हम क्या बोलेंगे? इंडेस 102। अगर आईएफआरएस 3 है तो हम बोलेंगे इंडेस 103। मतलब जितने भी इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड्स आईएएस वाले ब्रांड नेम में है उसको हमने बोला 1 2 3, और जो भी इंटरनेशनल वाले स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस के ब्रांड नेम में है इंडिया में उसको बोला 101 102 103। तो जब अपन 101 बोलते हैं, इट डजेंट मीन कि इंडिया में देर आर मोर देन 100 स्टैंडर्ड्स। इट डजेंट मीन दैट। 101 का मतलब ये नहीं कि इंडिया में 100 से ऊपर स्टैंडर्ड्स है, नहीं। 101 का मतलब ये है कि वो आईएफआरएस के ब्रांडिंग वाला है, ऐसा। तुम समझ रहे हो क्या? ये बात ध्यान रखना भाई साहब। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। परवेश, नहीं बाबा तुम सो रहे हो क्या? परवेश बोलता है सर लेकिन आईएएस वन और आईएफआरएस वन तो सेम है ना। अरे नहीं बाबा, आईएएस अलग ब्रांडिंग है। जो आईएएस के आपने स्टैंडर्ड्स रिवोक किए उसके बदले आपने आईएफआरएस इशू किया है, अलग है दोनों। चैन से सोना तो जाग जाओ, गरम गरम चाय मुंह पे मारो भाई साहब। ऐसा ऐसा गरम गरम चाय मुंह पे मारने का, ऐसा लेकर पीने का नहीं, मुंह पे मारो। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। तुमको समझ आया क्या? अब तुमको कितना समझ आया वो मैं पता लगाऊंगा। तुमसे कुछ पूछू क्या? तुमसे कुछ पूछू? चलो पूछता हूं तुमसे, जवाब देना, ठीक है? लिखने का टाइम दूंगा, सुनो। अगर मेरे पास आईएएस 10 है तो इंडेस में नंबरिंग क्या होगी? सिंपल। अगर मेरे पास आईएएस 10 है तो इंडेस में नंबरिंग क्या होगी? परफेक्ट आंसर, नंबरिंग विल बी इंडेस 10। वेरी गुड, नंबरिंग विल बी इंडेस 10। अच्छा सुनना, अगर मेरे पास आईएफआरएस में 7 है तो इंडेस में नंबरिंग क्या होगी? अगर मेरे पास, वेरी गुड आंसर मुकेश, सबसे पहले मुकेश ने आंसर किया, इट विल बी इंडेस 107। सिंपल है क्या? बस यही तो तुमसे पूछ रहा हूं, समझ गया ना? बस यही तो है। तो आईएएस का ब्रांडिंग इंडेस में 1 2 वही सेम नंबर है, आईएफआरएस में 100 की सीरीज में डाल देने का उसको। सिंपल है, खत्म हो गया। तो तुमको समझ में आ गया है सर? ठीक है। ये तुमको क्या कोई एग्जाम में पूछने वाला है क्या? द आंसर इज नो। बट जब तुम एफआर पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे स्टैंडर्ड के नंबरिंग ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 है, 2 है, फिर 3 4 5 6 है ही नहीं, सीधा 7 है। तो तुम बोलोगे ये कहां गए? ये उठ के यहां चले गए, ऐसा। तुम समझ रहे हो क्या? तो इसलिए तुमको नंबर ऐसा सीक्वेंस में मिलेगा ही नहीं। 1 2 के बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 9 तो है ही नहीं, 10 है। तो वो कहां गए? वो उड़ के चले गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहे तुम? इसलिए मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको नंबरिंग समझे ना। और 101 कहां से आ गया अचानक से? तो ये बेसिक आइडिया तुमको होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारा लिखना बाकी तो लिख लो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। लिख लो जो भी तुम्हारा बाकी यहां से लिखने को। टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से लिखो। पानी पी लेते, सेव वाटर, नहीं नहीं, सेव वाटर, ड्रिंक वाटर ओनली, ठीक है?
अंशुल शर्मा सेज गुड मॉर्निंग। अंशुल गुड मॉर्निंग, अब क्या भी हुई है? 7 बजे का लेक्चर था। लिखो। यस पॉसिबल है विकास, पॉसिबल है। विकास पूछता है IAS 7 और IFRS 7 दोनों पॉसिबल है? अरे है ना बाबा, वो दोनों अलग ब्रांडिंग है बाबा। IAS 7 का अगर नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो IFRS 7 का नाम कैश फ्लो नहीं, वो कुछ और होगा। ठीक है। वेरी गुड, कूल, हालेलुया। तुमने वो कभी खुशी कभी का मूवी देखी है? उसमें ना करीना कपूर आई लाइक इट ऐसा बोलने का, समझ गया? तो बोलने का आई लाइक इट। प्रदीप दैट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट। अगर आपको लगता है मैं आराम से करूंगा तो यू कैन वेट। मिलेगी मिलेगी। अक्षत अक्षत बोलते थे 3 घंटे के लेक्चर में ब्रेक मिलेगा क्या? भाई ब्रेक जरूरी है सर। अरे दूंगा बाबा, टेंशन को लेते हो तुम लोग। चलो बट लिखा क्या हो? 30 सेकेंड हो गया हाँ तुम्हारा। मैं लास्ट 10 सेकेंड गिन रहा हूं। 10, 9, 4, 1 हो गया। ये कैसी गिनती थी सर? ये मेरी गिनती ऐसी होती है। ठीक है, तुम यूज टू हो जाओगे वैसे, टेंशन मत लो तुम लोग। आगे बढ़ू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सीख लिया, तो अब ये ना इसका समरी क्या है? समरी ये है कि इंडिया में दो दो है। इंडिया में इंडेस भी है और इंडिया में एएस भी है। बट हमारे एफआर के सिलेबस में क्या? हमारे एफआर के सिलेबस में सिर्फ इंडेस है, तो हम इंडेस पढ़ेंगे अभी। अब तुमको सिर्फ इंडेस याद रखना है। नंबरिंग समझ गया ना? अब ये IAS IFRS कुछ फर्क नहीं पड़ता तुमको, हटा दो उसको। तुमको सिर्फ इंडेस को ध्यान देना, इंडेस पे फोकस करना, इंडेस पे ऐसा। ठीक है चलो। अब आ जाओ अपन क्या पढ़ने वाले। सबसे पहला तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे रोड मैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड मैप? कि अभी हमको यह समझना है कि इंडेस किस पे एप्लीकेबल है, ऑन विच ऑल कंपनीज इंडेस इज एप्लीकेबल, अपने को यह समझना है। ठीक है? अरे यस और नो? यस। तो अपन ये समझने का ट्राई करेंगे एप्लीकेबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेस। मैंने बताया था ना इंडेस बड़ी बड़ी कंपनीज पे एप्लीकेबल है ना? तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है उसका हमको बात करना है। ठीक है? तो है ना, अभी इन्होंने कंपनीज को 4 हिस्सों में बांट दिया है। 4 हिस्सों में, एक कंपनीज, एक है बैंक्स, एक है एनबीएफसी। पता ना एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और एक है इंश्योरेंस कंपनीज। 4 हिस्सों में बांट देने का, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज। ये हर एक का इंडेस एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ये हर एक का इंडेस एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया अब तक अलग है, तो हटा देने का, तो 4 में बांट देने का। अब पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब पहले मैं सिर्फ कंपनीज की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? अब जब ये इंडेस आया था ना, जब ये इंडेस आया था तो कंपनीज के पास पहले तो ऑप्शन था वॉलंटरीली। अब मैं कंपनीज की बात कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना, कंपनीज की बात। तो कंपनीज को अगर इंडेस फॉलो करना है तो वो वॉलंटरीली फॉलो कर सकते हैं, इवन इफ दे आर नॉट मीटिंग एनी क्राइटेरिया। अगर आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट मीट नहीं कर रहे हो तो भी आप इंडेस फॉलो कर लो। उसको बोलते हैं वॉलंटरी बेसिस, अपनी मन मर्जी पे। मेरे को मन है तो मैं कर रहा हूं फॉलो। तुम समझ रहे हो क्या? वैसा। तो ये वॉलंटरी बेसिस कंपनी कब से अडॉप्ट कर सकती थी? इट वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। मतलब आप चाहो तो अपनी जो फाइनेंशियल्स है 1 अप्रैल 2015 के बाद वाले फाइनेंशियल्स, वो आप इंडेस फॉलो कर लो उसके अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 अप्रैल 2015? मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा 15-16 का, वहां से आप इंडेस लगा सकते हो। वहां से आप इंडेस लगा सकते हो वॉलंटरीली, इवन इफ यू आर नॉट मीटिंग एनी लिमिट। बट मैं बोलूं वॉलंटरी अप्लाई करने की बात तो अभी रेलिवेंट ही नहीं रही, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 तो जा चुका है ना, ध्यान रखना। बट ये था तो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब बोलता है मैंडेटरी बेसिस। अच्छा एक और बात, वो नीचे अपन पढ़ेंगे बट बता कर रख दूं मैं। अगर इंडेस एक बार अप्लाई कर दिया, अगर इंडेस एक बार अप्लाई कर दिया तो जिंदगी भर रिश्ता पक्का हो गया। मतलब वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी शादी हो गई, तो अब एक बार शादी कर ली, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, गया, खुशी खत्म, स्माइल ओवर, जिंदगी से फन खत्म, है ना? जिंदगी में तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जीतना खत्म, जिंदगी में तुम कुछ बोल सको खत्म, जिंदगी में तुम्हारा मुंह बंद। सर
एग्जाम्पल के थ्रू दुख बांट रहे हो। एनीवेज डिवोर्स कर सकते हो शादी में, लेकिन शादी में तो डिवोर्स भी हो सकता है, यहां नहीं हो सकता भाई साहब ना, इधर वो भी नहीं चलता इधर। चलो हाँ, यहां डिवोर्स का ऑप्शन नहीं है भाई, जैसे मेरे केस में भी डिवोर्स का ऑप्शन नहीं है भाई। तुमको लगता है मैं डिवोर्स दूंगा? नहीं, मेरा लव मैरिज है, ऊपर से मेरी बीवी लॉयर है। तुम सोचो भाई, वो जब केस लड़ेगी खुद ही का खत्म हो जाएगा, मेरे पिक्चर बन जाएगी मेरे ऊपर, ओ माय गॉड 3। एनीवेज ठीक है। तो हाँ, तो 15 16 से अप्लाई करो, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है, वो लिखा हुआ भी नीचे। सोचो भाई मैंने क्या रिस्क लिया है यार, शादी करी वो भी लॉयर से। चलो आगे बढ़े। यस ओके, ये था वॉलेंटरी। अब आते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी किसको अप्लाई करना है, तो एक बार पहले अपन पढ़ेंगे, इसको याद करने वाले काम अपने को इजीली हो जाएंगे, ठीक है, याद करने का टेंशन मत लेना। तो अभी मैंडेटरी एप्लीकेशन में 2 फेज में है, एक है फेज 1, एक है फेज 2। अब फेज 1 फेज 2 क्या है सर? सिंपल है, अगर आपका नेटवर्थ, तुमको समझता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ? नेटवर्थ समझता है? नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसको नेटवर्थ बोलते हैं, है ना। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसको नेटवर्थ बोलते हैं ना, वो नेटवर्थ, ठीक है। तो अगर आपका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, है ना, आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ द नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, यू विल अप्लाई इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 16। तो आप फेज 1 में फॉल कर जाओगे। यू विल अप्लाई इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 16। लिस्टेड हो अनलिस्टेड उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेटवर्थ अगर 500 के ऊपर है, 500 या 500 के ऊपर है, 500 और ग्रेटर देन 500, देन यू विल फॉल अंडर फेज 1, ठीक है। फेज 1 में हमको कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल है। दैट मींस कौन से करंट ईयर पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको इंड एस? योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी 16-17, बिकॉज अगर आप 1 अप्रैल 16 से अप्लाई कर रहे हो तो ये आपका पहला फाइनेंशियल ईयर होएगा 16-17, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये आपका फेज 1 था। ओके, फेज 2 की बात करो, ठीक है, ध्यान से सुनना। फेज 2 में क्या है? फेज 2 में कौन आता है? अब इसमें 2 पार्ट में, ठीक है, ऐसा बोला हुआ है ऑल लिस्टेड कंपनीज, पहला बोला हुआ है ऑल लिस्टेड कंपनीज फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है? अगर आप लिस्टेड हो तो आपको फेज 2 में पक्का एप्लीकेबल है। अगर लिस्टेड हो तो फिर इस दिन पे नेटवर्थ चेक नहीं करेंगे, इररिस्पेक्टिव आपके नेटवर्थ 1 रुपए की भी क्यों ना हो। लिस्टेड हो तो एप्लीकेबल हो गया आपको पक्का पक्का। बट लिस्टेड वाले केस में कब एप्लीकेबल होगा पक्का पक्का? इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, फेज 2 में, बराबर। अच्छा सर, अगर मैं लिस्टेड था और मेरा नेटवर्थ 500 के ऊपर ऑलरेडी था, तब तो आप फेज 1 में आ गए। ये फेज 2 में कौन सी कंपनीज आएगी जो ये फेज 1 में कवर नहीं हुई, वो फेज 2 में चेक करना। देखो, जिनको पहले ही एप्लीकेबल हो, जिनका शादी पहले ही हो गया, उसके लिए थोड़ी ना अपन shaadi.com पे प्रोफाइल बनाएंगे। इधर कौन जाएगा shaadi.com पे? जिसका शादी नहीं हुआ है, जिसका शादी इधर हो गया, उसको यहां नहीं जाने का। तो ये बुद्धि मत लगाना सर, अगर मेरे को ऑलरेडी एप्लीकेबल था तो, अरे बाबा तू फिर फेज 2 की बात ही मत कर। तेरे को वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, तो फेज 2 की बातें कौन कर रहा है? जिसका शादी होना बाकी है, जिसका इंडेस अप्लाई होना बाकी है। तो अगर आपको इंडेस यहां आपने अडॉप्ट नहीं किया और आपने यहां भी अप्लाई नहीं हो पाया आपको, तो अगर आप लिस्टेड हो तो फेज 2 से तो पक्का पक्का आपका एप्लीकेबल हो जाता। ध्यान रखना, यहां नेटवर्थ लिस्टेड के केस में चेक मत करना फिर, ठीक है। उसके अलावा तो पहला ऑल लिस्टेड कंपनीज फुल स्टॉप। सेकेंड, अनलिस्टेड कंपनीज अगर आप हो तो उस केस में अगर आपका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है तो फिर आप फेज 2 में फॉल कर जाओगे। तो फिर आप कहां फॉल कर जाओगे? तो फिर आप फेज 2 में फॉल कर जाओगे। यू विल फॉल अंडर फेज 2। इसका मतलब अगर आपका नेटवर्थ 500 के ऊपर था तब तो आप फेज 1 में आ गए थे बाबा। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी कंपनीज की बात कर रहे हैं जो फेज 1 में नहीं आ पाए थे? तो अगर आपका नेटवर्थ 250 से एग्जैक्टली इक्वल है, उससे थोड़ा ऊपर है, तो आप फेज 2 में आ जाओगे। फेज 2 में इंडेक्स कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 17 से एप्लीकेबल है। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? पहला वाला 17-18 होगा। आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 17-18 होगा, ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब याद कैसे रखे? एकदम सिंपल है, देखो ये तुमको समझ गया ना, पहले समझो, याद में करा दूंगा। अब याद कैसे करना पता है? एकदम सिंपल सी डेट है, 1-1 साल का गैप है,
1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 17, 15, 16, 17, ऐसा याद रहेगा। ठीक है, पहला वॉलंटरी रहेगा, जिसको फॉलो करना कर लो। ये नहीं किया तो दूसरा फेज 1 रहेगा। फेज 1 में क्या है? फेज 1 में लिस्टेड अनलिस्टेड भेदभाव नहीं है, दोनों को सेम कंसिडर करने का। अगर इसका नेटवर्थ 500 के ऊपर है, फेज 1 में फॉलो करोगे 16 को। ठीक है, यहां भी नहीं आए तो फेज 2 में आने का। 1 अप्रैल 17 से फेज 2 है। इसमें कौन आता है? लिस्टेड हो, बात खत्म, एप्लीकेबल इंड एस। अच्छा, लिस्टेड नहीं हो, अनलिस्टेड हो, तो फिर नेटवर्थ अगर 250 के ऊपर है तो एप्लीकेबल इंड एस। ऐसा ऐसा याद रखने का। 15, 16, 17 वॉलंटरी, फेज 1, फेज 2, और फिर आपको ऑटोमेटिकली अंदर क्या है उसका याद हो ही जाएगा। क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग? क्लियर है? ठीक है, मैं आगे बढ़ू, मैं आगे कुछ और डिस्कशन करूं उसके पहले मेरे को आपका टेस्ट लेना है, ओरल टेस्ट। ठीक है, ये लिखेगा नहीं तो भी चलेगा, मैं आपका ओरल टेस्ट ले रहा हूं। मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको मेरे को जवाब देना है। ठीक है, मुझे आप, अच्छा रितु ने पूछा इसका मतलब करंटली लिस्टेड पे एप्लीकेबल है। अगर आप आज की डेट पे देखोगे तो अगर आप लिस्टेड हो तो पक्का पक्का एप्लीकेबल है। यस, ठीक है, ओरल टेस्ट ले रहा हूं, जवाब देना मुझे। ठीक है, 3, 2, 1 गो। सबसे पहले वॉलंटरी मैंडेटरी, याद है ऐसा कुछ था? वॉलंटरी मैंडेटरी, वॉलंटरी की डेट क्या थी? वॉलंटरी की डेट क्या थी? परफेक्ट आंसर, इट वॉज 1 अप्रैल 15। ठीक है, वॉलंटरी में क्या मुझे कोई नेटवर्थ क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत है? अरे नहीं बाबा, वॉलंटरी है तो मर्जी अपनी है, आपन को मीट करो ना करो, तुमको फॉलो करना करो वरना मत करो। वॉलंटरी में कोई क्राइटेरिया मत चेक करना भाई। हाँ, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड देव, वेरी गुड ईशा, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड मानसी, सही है। ठीक है, वेरी गुड अनिता, वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड प्राची, प्रिंस, सही है। चलो ठीक है, तो वॉलंटरी में कोई चेक मत करना क्राइटेरिया वगैरह बाबा। ठीक है, फिर मैंडेटरी में आता है फेज 1 और फेज 2। फेज 1 और 2 आ जाता है। ठीक है, फेज 1 का लिमिट क्या था? लिमिट बताओ। उसमें फेज 1 में क्या लिखा था? डेट नहीं पूछ रहा, डेट मुझे पता, तुमको पता है, वो बताओ। लिमिट, परफेक्ट आंसर, इट वॉज लिस्टेड या अनलिस्टेड? लिस्टेड अनलिस्टेड, जिसका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। एम आई राइट और एम आई राइट? राइट सर। ठीक है, डेट क्या थी इसकी? 1 अप्रैल 16 से था। डेट याद रखो तो आपके करंट ईयर ऑटोमेटिकली बन जाएगा 16, 17, आपको सिर्फ डेट याद रखनी है। इसमें ऐसा था क्या फेज 1 में कि लिस्टेड तो पक्का पक्का एप्लीकेबल? नहीं सर, इसमें भेदभाव नहीं था, लिस्टेड या अनलिस्टेड कोई भी हो, यहां नेटवर्क चेक करेंगे। ठीक है, फेज 2 में अगर आप लिस्टेड हो तो बात खत्म। फेज 2 में लिस्टेड तो ऐसे ही फॉल कर जाता है, लिस्टेड हो तो कहानी खत्म है भाई, एप्लीकेबल ही है तुमको। सेकेंड, अगर आप अनलिस्टेड हो तो नेटवर्क चेक करेंगे। इसका नेटवर्क कितना चाहिए था? वेरी गुड आंसर प्रशांत, स्मृति, इसका था ग्रेटर देन इक्वल टू 250। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड माधव। चलो क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस, हो गया ना याद? वो तुमको देख के लगता है कैसे याद रहेगा, जब लिखते बैठोगे ना बाजू में ऐसा रफ करने का हमेशा बाजू में, तो तुमको ठीक ही याद ही है, खत्म कहानी। चलो, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आया, आईसीआर डाले अभी, तो अपन करेंगे वो भी बाद में। क्लियर है? हटा दूं? लिखने का जरूरत नहीं, तुम्हारी किताब में अच्छे से लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, कुछ पॉइंट्स टू में नोटेड दिया हुआ है, एक एक करके अपन हर एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट को अपन समझने का ट्राई करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है अपने को? फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला हुआ है सुनना, नेटवर्क का चेक करना है। पहला ये बोलता है, क्योंकि नेटवर्क चेक करना है, लेकिन कब से चेक करें सर, कौन से साल का चेक करेंगे नेटवर्क? तो नेटवर्क आप चेक करना शुरू करोगे 31 मार्च 14 का या उसके बाद का। मतलब आप चेक करना किस साल, किस फाइनेंशियल ईयर से शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 13-14। तो फॉर एग्जांपल सुनो, अगर आपका क्राइटेरिया जब भी जिस साल में मीट करेगा उसके नेक्स्ट ऐसे इंडेक्स एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपका 31 मार्च 14 के नेटवर्थ क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो कब से एप्लीकेबल होगा? तो आप फेज 1 में फॉलो करोगे। फिर फेज 1 में अगर नेटवर्थ आपका सपोज इस साल का नेटवर्थ आपका लेट्स से इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600 करोड़,
तो आप कब फॉलो करोगे? 15 से मत फॉलो करना, क्योंकि यहां तो वॉलंटरी चलता है ना। मैंडेटरी पहली बार कब से हुआ था? 16 से। तो आप यहां फॉलो कर जाओगे। तो अगर आपका नेटवर्थ इस साल का 600 के ऊपर था तो आप यहां फॉलो कर जाओगे। सर अगर मेरा नेटवर्थ 31 मार्च 15 का 600 था तो ये नहीं था, सपोज यहां मीट नहीं किया, 31 मार्च 14 पे नहीं मीट किया, 15 में मीट किया, तो भी आप फेज 1 में ही फॉलो करोगे। जिस दिन पे फॉलो करना है, अगर उसके प्रीवियस वाले फाइनेंशियल में नेटवर्थ मीट हो जाता है तो आप फेज 1 में फॉलो कर जाओगे। अच्छा सपोज सर यहां भी मीट नहीं किया, यहां मीट नहीं किया सर, यहां भी मीट नहीं किया, लेकिन मेरा नेटवर्थ 31 मार्च 16 को इट वॉज लेट्स से 600 करोड़। तो जब 16 में मीट किया 600 का नेटवर्थ, तो आप फिर फेज 1 में नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि मीट ही आपने इस साल के एंड पे किया है। तुम समझ रहे हो क्या मैंने क्या बोला? नहीं सॉरी, इस साल में फॉलो कर जाओगे आप। अगर आपने 31 मार्च 16 को मीट किया तो आप 1 अप्रैल 16 से फेज 1 में फॉलो कर जाओगे। गाइस आपको यह देखना है कि प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर में आप मीट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इसका मतलब आप चेक करना कब से शुरू करोगे। यू विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम 31 मार्च 14 और कब तक चेक करते हुए चलोगे, फिर हर साल चेक करने का। बराबर? एक बार मीट किया तो ऑलवेज एप्लीकेबल, ऐसा याद रखो। एक बार मीट किया ऑलवेज एप्लीकेबल, लेकिन वो एक बार का चेक कब से शुरू करेंगे हम? एक बार का चेकिंग हम 31 मार्च 14 से शुरू करेंगे। अब सपोज आप 31 मार्च 14 को मीट कर जाते तो आप यहां फॉलो करते, 15 में मीट करते तो भी आप यहां फॉलो करते, 16 को मीट करते तो भी आप यहां फॉलो करते। लेकिन अगर आप 31 मार्च 17 को मीट करते तो फिर आप फेज 2 में फॉलो करते। ऐसा है। बराबर? तो आपको एक चीज क्वेश्चन में पूछेगा, वो क्वेश्चन है पता है क्या आता है? वो सपोज ऐसा बोलता है कि मेरा क्राइटेरिया है ना 31 मार्च 19 को मीट हुआ, 19 को मीट हुआ, ठीक है, 15, 16, 17, 18 कभी भी 19 में मीट हुआ, तो मेरे को इंडेस पहली बार कब से अप्लाई करना है? तो मेरे को इंडेस पहली बार 1 अप्रैल 20 से अप्लाई करना है। ये बात ध्यान रखना आप। भले ही देखो फेज 1 फेज 2 16 17 से एप्लीकेबल है, लेकिन जो कंपनीज एक बार 16 17 क्रॉस कर जाती है, जैसे अभी अपन सपोज 2023 2024 2025 में खड़े होंगे अभी अपन, ठीक है, तो उस केस में आप फेज 1 फेज 2 की बातें इरेलीवेंट हो गए आपके लिए। ठीक है, फेज 1 फेज 2 की बातें कब रेलिवेंट होती? जब आप इस साल में खड़े होते, 31 मार्च 14 में खड़े होते, 15 में खड़े होते, 16 में खड़े होते, तो वहां रेलिवेंट थी। आप आज जिस दिन पे खड़े हो ना, यहां फेज 1 फेज 2 की बातें रेलिवेंसी नहीं रखती आपके लिए। आपको ये देखना जिस साल मीट किया नेक्स्ट ईयर से इंडेक्स एप्लीकेबल। अगर मेरा यहां से मीट किया तो 1/4/20 से एप्लीकेबल। सपोज अगर मेरा 31 मार्च 23 में मीट किया क्राइटेरिया, मेरा नेट अगर सपोज मैं इस दिन पे लिस्टेड बना, नेटवर्क मीट किया ही नहीं मेरा, इस दिन लिस्टेड बन गया मैं, तो मैं कब से अप्लाई करूंगा इंडेक्स? 1 अप्रैल 23 से अप्लाई करूंगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल से अप्लाई करूंगा मैं। ऐसा तुमको ये देखना है। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं, जब इंडेक्स आया तब एप्लीकेबिलिटी क्या थी, लेकिन रियलिटी में अगर सब्सटेंस में बात करें तो आज मैं जहां खड़ा हूं, आज तो मैं 2023 24 25 26 में खड़ा रहूंगा, तो आज के लिए मेरे लिए वॉलंटरी तो सेंस बनता नहीं है मेरे लिए कोई। फेज 1 फेज 2 की अगर आप बात करोगे तब तो यार ये तब एप्लीकेबल था जब आप उस साल खड़े थे। अब तो अगर आप आज की सिचुएशन देखोगे तो आज अगर आप लिस्टेड हो तो इंडेक्स एप्लीकेबल, अगर आपका नेटवर्क 250 के ऊपर है तो इंडेक्स एप्लीकेबल। आज की सिचुएशन ये है। फिर फेज 1 फेज 2 की बातें रेलिवेंस रखती नहीं आपके लिए। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस, क्लियर? अच्छा मैंने बोला 19 और लिखा 20, 19 होना चाहिए। 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल, सॉरी। ऐसे रेक्टिफाई करवा दिया करो मेरे को, हाँ? और तुम ध्यान दोगे नहीं तो रेक्टिफाई नहीं होगा फिर। चलो क्लियर है वाला पार्ट क्या? इसका डिस्कशन क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, देखना ध्यान रखना है वाला पार्ट। ठीक है सर, किसी ने अच्छा सवाल पूछा है, भैया ने पूछा सर आज भी वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हो कोई कंपनी? हाँ कर सकता है, कंपनी हो तो कर सकते हो। ठीक है चलो, अब मैं ना आपको थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊं क्या? यस यस, 1 अप्रैल 19 होगा। चलो बाकी अपन डिस्कशन का क्वेश्चन में करेंगे अभी। तो एक कचरा पट्टी मिटा दूं क्या, गंदा लग रहा है इधर? ठीक है, तो नेटवर्क चेक करना कब से शुरू करने का? 31 मार्च 14 से शुरू करने का। ठीक है, मैं एक सवाल पूछूं आपसे क्या? एक सेकंड रुक जाना। हाँ, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, सुनना ना। सपोज मुझे इस साल का नेटवर्क चेक करना है, तो नेटवर्क जो निकलेगा, नेटवर्क आप एज पर एएस वाला चेक करोगे या नेटवर्क आप एज पर इंडेक्स वाला चेक करोगे? समझा मैंने क्या बोला? नेटवर्क का देखो, जो नेटवर्क निकलता ना, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। अब रिजर्व में क्या क्या आता है वो इंडेक्स में अलग है और एएस में अलग है। ठीक है,
तो नेटवर्थ एज पर विच बैलेंस शीट चेक करोगे? एज पर एएस की बैलेंस शीट चेक करोगे या एज पर इंड एस की बैलेंस शीट चेक करोगे? तो नमन ने बोला एएस, शुभेंद्र ने बोला एएस, सुलानी ने बोला इंड एस, अरविंद ने बोला एएस, तिशा ने बोला एएस, तुषार ने बोला एएस, प्राची ने बोला इंड एस, प्रियांशु ने बोला इंड एस, भूमिका ने बोला इंड एस। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा सवाल पूछा ना मैंने, सवाल तो अच्छा था, ठीक है। नेटवर्थ आप कौन सा चेक करोगे? इंड एस एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके लिए नेटवर्थ आप इंड एस का नहीं चेक कर सकते। अरे आपके पास इंड एस का नेटवर्थ है ही नहीं, आप नेटवर्थ कैसे चेक करोगे? अपनी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसको देखकर चेक करोगे, बराबर? बब्बा ये ऑडिटेड बैलेंस शीट तो एज पर एएस ही होगी ना तुम्हारे पास, इंड एस वाली बैलेंस शीट तो अभी तुम्हारे पास है ही नहीं, तो इंड एस का नेटवर्थ तुमको कैसे मिलेगा? अरे बाबा इंड एस एप्लीकेबल है या नहीं है ये तो चेक कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल है या नहीं है वो तुमको एएस की बैलेंस शीट देखकर ही मालूम पड़ेगा। तो नेटवर्थ भी एएस वाला ही देखना, ये बैलेंस शीट है ही नहीं, इंड एस का नेटवर्थ आया कहां से तुम्हारे पास? जब तुम इंड एस फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो इंड एस का नेटवर्थ कैसे आया तुम्हारे पास? तो तुमको एएस का नेटवर्थ चेक करना है। समझ आया सर। तुम समझ रहे हो क्या? हाँ ठीक है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारी कंपेटेबिलिटी किसी लड़की से बनती है कि नहीं बनती है? तुम बोल तो बनती है। अबे लेकिन तू है ही सिंगल, जब तू है ही सिंगल तो तेरे को कंपेटेबिलिटी का बात कैसे समझ में आ रहा है? वैसे अब समझ आया सर। हाँ अब समझ आ गया सर, ठीक है। तो एज पर एएस चेक करना, ठीक है, ओके। तो मैं बोलूंगा नेटवर्क चेक करोगे एज पर एएस, ठीक है क्या? यस ठीक है। अब इधर ब्रैकेट में एक और बात बोली है, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं, ठीक है? क्या बोलता है सुनना ब्रैकेट में। अगर आपको करंट ईयर में सपोज आपका करंट ईयर है 17-18, इस साल में इंड एस एप्लीकेबल हो गया, मैं ऐसा रैंडम फिगर ले रहा हूं, ठीक है? आपको करंट ईयर में 17-18 में इंड एस एप्लीकेबल हो गया, ठीक है? तो आपको पता ना, आपके जब भी आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे, आपको पता है करंट ईयर के साथ अपन बाजू में चिपका के एक और कॉलम देते हैं, करंट ईयर के साथ ही बाजू में चिपका के एक और कॉलम रहता है, उस कॉलम को बोलते हैं प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव्स। तो अगर आपने करंट ईयर के फिगर्स में इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया तो करंट ईयर के फिगर्स आपने एज पर इंडेक्स लिखे हैं, तो उसके साथ एक रिक्वायरमेंट ये भी बोलती है कि जो करंट ईयर में कॉलम रहेगा प्रीवियस ईयर का, वो प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी आपको एज पर इंडेक्स बनाने पड़ेंगे। जो कंपैरेटिव्स है बेसिकली आपका, सर हमारे पास तो एज पर इंडेक्स नहीं होगा, तो वही तो आपको निकालने पड़ेंगे एज पर इंडेक्स सारे फिगर्स। तो करंट ईयर में इंडेक्स एप्लीकेबल है तो करंट ईयर में जो कॉलम रहेगा बाजू वाला प्रीवियस ईयर का, उसको भी आपको एज पर इंडेक्स बनाना पड़ेगा। देखो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल इशू हो चुके, उस फाइनेंशियल को रिवोक करके आप नया इशू नहीं करोगे, सिर्फ करंट ईयर के कंपैरेटिव्स में आप एज पर इंडेक्स वाले फिगर्स दे दोगे। इसे समझने की बात है, ध्यान रखना। तो ये लिखा हुआ है, कंपनी मीटिंग स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर शैल अप्लाई इंडेक्स फ्रॉम इमीडिएटली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर विद कंपैरेटिव्स। आप जब थ्रेशोल्ड मीट करोगे तो इमीडिएट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया विद कंपैरेटिव्स, ध्यान रखना, ठीक है? उसके अलावा इफ एनी कंपनी डज नॉट मीट एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड एज ऑफ कट ऑफ डेट, है ना, दे विल हैव टू रीअसेस इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी एट ईच बैलेंस शीट डेट। अगर आप इस दिन पे सपोज क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो एप्लीकेबिलिटी का, तो हर साल चेक करना, फिर जिस साल मीट करोगे नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल, ध्यान रखना। तुम समझे क्या? सिंपल, कहानी खत्म। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। देखो ये सब पॉइंट को रट्टा मत मारना, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स वाले के ऊपर है ना, क्वेश्चन इतना जनरली आता भी नहीं इतना इजीली। अभी आएगा तो 4 से 5 मार्क का आएगा, बट इतना आपको वर्ड बाय वर्ड याद मत रखना। आप कंसेप्ट पढ़ते वक्त से कंसेप्ट समझना, इसका एप्लीकेशन और रिटेंशन क्वेश्चन में कर लेंगे अपन, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसका तब कर लेंगे। तो सिर्फ समझने पे फोकस करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन ऑलरेडी कर चुके, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ये अपना हो चुका गाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं फटाफट से, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एन एंटिटी कवर्ड अंडर इंडेक्स एज पर अबोव विल मेक इट्स पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑल्सो अंडर इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? अगर आपको इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ, अगर आपको इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया तो आपके पेरेंट, आपके सब्सिडरी, आपका एसोसिएट, आपका जॉइंट वेंचर, सबको इंडेक्स एप्लीकेबल। इट इज लाइक चिकन पॉक्स,
आपको हुआ सबको, इट लाइक कोविड, आपको हुआ सबको हो जाएगा भाई, दूर रहो दूर नहीं, हो गया तो हो गया, सबको होएगा फिर। ऐसा देखो, बीमारियों के नाम बोलने नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बट एग्जांपल है भाई, देना पड़ता है ना। तो अगर आपका एप्लीकेबल है तो आपके पेरेंट, आपके सब्सिडरी, आपके एसोसिएट, आपके जॉइंट वेंचर सबको एप्लीकेबल है। अब ये पेरेंट का मतलब क्या होता है, इंटर में पढ़ा रहेगा ना, बट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पेरेंट का मतलब होता है, अगर सपोज मैं कंपनी हूं, है ना, और मेरे कंपनी में बीबी वर्चुअल्स का स्टेक मोर देन 50% है, तो मैं बन जाता हूं सब्सिडरी, बीबी वर्चुअल बन जाता है मेरा पेरेंट, सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो मैं हो बीबी वर्चुअल हो गई पेरेंट, मैं हो गया सब्सिडरी, ऐसा। एसोसिएट का मतलब जिसमें स्टेक 20 से 50% तक हो। सपोज मेरा किसी कंपनी में स्टेक है 25%, तो वो कंपनी मेरी एसोसिएट, मैं उसका पेरेंट, ऐसा। जॉइंट वेंचर मतलब जब दो लोग मिलकर सिंगल कंपनी को जॉइंटली कंट्रोल करते हैं, जॉइंटली मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर, ऐसा। तो पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सबको एप्लीकेबल, आपको एप्लीकेबल, सबको एप्लीकेबल, सिंपल। ठीक है, अब है ना, इसमें ना क्वेश्चंस आते एक दो, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, करूं डिस्कस आपके साथ? ठीक है, चलो डिस्कस करने के पहले एक बात ध्यान रखना, नीचे वाला पॉइंट पढ़ो। नीचे वाला पॉइंट क्या बोलता है, सुनना। एन एंटिटी कवर्ड अंडर इंड एस, ये तो हो गया। एप्लीकेशन ऑफ इंड एस इज फॉर बोथ स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर इंड एस इज फॉर बोथ स्टैंड अलोन एज वेल एज सीएफएस। इसका मतलब क्या है, आपको पता है ना, जो पेरेंट कंपनी होती है, मैं यहां लिख के देता हूं आपको, जो पेरेंट कंपनी होती है, पेरेंट दो टाइप के फाइनेंशियल बनाती है। एक बनाती है अपने अकेले खुद का, जिसको आप स्टैंड अलोन बोलो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, जो बोलना है बोलो, इसमें सिर्फ ओनली पेरेंट का होता है, ओनली पेरेंट। और एक बनाता है वो सीएफएस, जिसमें वो कंसोलिडेट करता है पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्लस एसोसिएट प्लस जॉइंट वेंचर, जो भी है, बराबर, उसको बोलते हैं सीएफएस। तो अगर पेरेंट को इंड एस एप्लीकेबल हो गया, तो पेरेंट इंड एस कौन से वाले फाइनेंशियल में फॉलो करेगा, स्टैंड अलोन या सीएफएस या दोनों के अंदर? तो स्टैंडर्ड बोलता है, या ये अपना एप्लीकेबिलिटी बोलता है कि आपको दोनों में फॉलो करना है, स्टैंड अलोन में भी फॉलो करना है और सीएफएस के अंदर भी फॉलो करना है। क्लियर है वाला पार्ट? किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है अब है ना, ये बात समझने के बाद एक अच्छा डिस्कशन है इसके ऊपर। अब वो डिस्कशन क्या है, सुनना। ठीक है, सुनना। बात करूं आपसे, बात करूं एक लास्ट डिस्कशन, फिर आपको ब्रेक दूंगा छोटा सा। ठीक है क्या, आ जाओ, मजा आएगा, सुन लो। इसको मैं नोटबुक में आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जब भी मैं ऐसे लिखूं ना, एनबी एग्जांपल, मतलब नोटबुक में एग्जांपल। ठीक है, एनबी का मतलब होता है नोटबुक, नोटबुक में आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, आ जाओ इधर, मजा आएगा अभी, सुनना। नोटबुक का एग्जांपल नंबर 1 लिख देना। क्या है, कभी कभी अपन किसी कंसेप्ट पे लिखेंगे एग्जांपल, तो मालूम पड़ना चाहिए ना अपन एग्जांपल डिस्कस किया इसके ऊपर। सुनना, सपोज एक पेरेंट है, इसका नाम रखते हैं अपन पी लिमिटेड, इसका नाम रखते हैं अपन पी लिमिटेड। ठीक है, इसकी दो सब्सिडरी है, इसकी दो सब्सिडरी है। ठीक है, पी की दो सब्सिडरी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक बार चार्जर लगा देते भाई, एक सेकंड देना। इसकी दो सब्सिडरी है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ठीक है, अब एक्स की भी एक सब्सिडरी है, होता है ना, सब्सिडरी की भी एक सब्सिडरी है, तो एक्स के पास भी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, जिसका नाम है ए लिमिटेड। तुमको समझा हायरार्की कैसा है? पी की दो सब्सिडरी, एक्स एंड वाई, और एक्स की एक सब्सिडरी है, बराबर, ये सब्सिडरी है और ये सब्सिडरी है, और नीचे वाली भी सब्सिडरी है, बट ये सब्सिडरी है ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब मजा सुनना क्या है। सपोज इसको इंड एस एप्लीकेबल हो गया, इसका क्राइटेरिया मीट हो गया, क्राइटेरिया मीट, क्राइटेरिया एक्स का मीट हुआ, बाकी किसका मीट नहीं हुआ। ठीक है, पी का भी मीट नहीं हुआ, वाई का भी मीट नहीं हुआ, ए का भी मीट नहीं हुआ। ठीक है, इसका क्राइटेरिया हुआ मीट, इसको हो गया इंड एस एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसकी वजह से आप किसको किसको एप्लीकेबल हो जाएगा, तो क्या बोला हुआ है, पेरेंट को एप्लीकेबल,
तुम्हारे पेरेंट, तुम्हारी सब्सिडरी, तुम्हारा एसोसिएट, तुम्हारा जॉइंट वेंचर, सबको एप्लीकेबल है, बराबर। तो आप बोलोगे सर इसको एप्लीकेबल, तो सबको कर दो एप्लीकेबल। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा मत करना। सुन लो मेरी बात, जब आपका एप्लीकेबल होता है तो जो आपका पेरेंट है, आपका पेरेंट कौन है? पी, है ना? तो पी को एप्लीकेबल, इसको भी इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा पी को। इसको क्यों एप्लीकेबल हुआ? बिकॉज ऑफ ए, सॉरी कॉज ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स की वजह से एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसका जो सब्सिडी, मतलब इसके पेरेंट को और इसके सब्सिडरी को, इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेबल कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज, क्या y को भी एप्लीकेबल होगा? सर ये x और y का क्या रिलेशन है? ये y क्या लगता है x का? सर देखो, y का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं x से, लेकिन दोनों का पेरेंट कॉमन है, दोनों का माता पिता एक ही है। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इनको आपस में पता है क्या बोलते हैं? इनको आपस में बोलते हैं फेलो सब्सिडरीज। फेलो सब्सिडरीज, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, एक्स के पेरेंट को तो एप्लीकेबल हो जाता है, एक्स के सब्सिडरी को भी एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन क्या एक्स के फेलो सब्सिडरी को एप्लीकेबल होगा क्या? ये चीज इंडेस में इसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दी गई थी, तुम समझ रहे हो क्या? तो जब डिटेलिंग नहीं दी होती है तो इंडेस की कमिटी है ITFG, बराबर, क्या इंडेस वो टेक्निकल फेलिसिटेशन ग्रुप ऐसा कुछ है, बराबर। तो उसके अंदर इसके ऊपर गाइडेंस दिया हुआ है कि क्या अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपकी फेलो सब्सिडरी को भी एप्लीकेबल होगा क्या? तो पता है इसमें आंसर क्या लिखा है? आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल टू फेलो सब्सिडरीज। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली अगर अपने को लगा तो अपन तो बोल देंगे सबको एप्लीकेबल, नहीं। आपका जो डायरेक्ट सब्सिडरी है उसको एप्लीकेबल, आपका जो डायरेक्ट पेरेंट है उसको एप्लीकेबल, जो रिश्ता किसी और के थ्रू, किसी और की वजह से आ रहा है, वहां उसको एप्लीकेबल नहीं करने का। तो वाई को इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तुमको समझा मैंने क्या बोला? इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडरीज। तो इस केस में ऐसा याद रखने का कि आपके पेरेंट, आपके सब्सिडरी, आपके एसोसिएट, आपका जॉइंट वेंचर का एप्लीकेबल है, लेकिन आपकी जो फेलो सब्सिडरी है उसको एप्लीकेबल नहीं है, बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बीमारी फिर ऐसी है, फिर तो इस दुनिया के हर कंपनी का एप्लीकेबल हो जाएगा भाई, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखो, वो चाहे तो, अगर कंपनी चाहे तो कर ले फॉलो, वॉलंटियर तो कभी बड़ा कर सकता है ना, लेकिन मैंडेटरी नहीं रखा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए सिंपल। अब इसमें एक और बुद्धिमान व्यक्ति का सवाल आना चाहिए, जो मेरे ख्याल से देव ने मुझे पूछा है। सुनना वो क्या है? क्या आप तैयार हो उस एक्स्ट्रा पार्ट के लिए? रेडी हो क्या? मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाऊं, डेप में लेके जाऊं, थोड़ा सा आपको डीप, हल्का डीप में लेके जाऊं, जरूरत है? चलो, सिचुएशन की डिमांड है, सुनना। चलो, अगर पी को एप्लीकेबल हो गया, इधर लिख रहा हूं, पी को एप्लीकेबल है, पी लिमिटेड को, तो पी क्या क्या बनाएगा? पी बनाएगा SFS, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको मैं SFS बोल दूं, SFS अकेले खुद का, और पी बनाएगा CFS। मैं बोलूं ये भी होगा एज पर इंडेस, और ये भी होगा एज पर इंडेस, बराबर, ठीक है। तुमको समझा मैंने क्या बोला? पी बनाएगा SFS, पी बनाएगा CFS, SFS भी चाहिए एज पर इंडेस, CFS भी चाहिए एज पर इंडेस। सर पी जब CFS में कंसोलिडेट करेगा तो वो अपने सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करेगा, बराबर, वो अपने सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करेगा। तो पी को CFS बनाना है एज पर इंडेस, तो पी को एक्स का जो डेटा है वो एज पर इंडेस लगेगा, और पी को वाई का जो डेटा है, वाई का डेटा, वो भी एज पर इंडेस लगेगा भाई। सिचुएशन की गंभीरता को समझो भाई। देखो, क्या वाई को वैसे एप्लीकेबल हुआ इंडेस? नहीं, लेकिन पी को CFS प्रिपेयर करने का है, उसको एक्स का डेटा लगेगा एज पर इंडेस, वाई का डेटा लगेगा एज पर इंडेस। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, पी ए को भी CFS में लेकर आता है। वो क्यों आता है वो अपन CFS का चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उसको पी को जो ए का डेटा है, जो ए का डेटा है, ए का डेटा भी लगेगा एज पर
इंडेस, इसका डेटा ऑलरेडी एज पर इंडेस अवेलेबल रहेगा, ए का भी डेटा एज पर इंडेस अवेलेबल रहेगा, लेकिन वाई का डेटा तो एज पर इंडेस है ही नहीं। तुम समझ रहे हो क्या? अब इस केस में होता क्या है, सुनना। इस केस में क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि वाई जब अपने फाइनेंशियल बनाएगा, वाई जब अपने, सुन लो, वाई जब अपने फाइनेंशियल बनाएगा तो वाई अपने फाइनेंशियल एज पर एएससी बनाएगा, ठीक है। वाई नीड नॉट फॉलो इंडेस, लेकिन जब वाई को डेटा सेंड करना होगा पी को फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस, तो वो डेटा सेंड इंडेस के फॉर्मेट में करेगा। अब ये तो मेहनत बढ़ जाएगी वाई के लिए, बढ़ेगी, कुछ कर नहीं सकते। वापस बता रहा हूं, वाई जब अपना फाइनेंशियल बनाएगा वहां पर एएससी देगा, उसको जहां भी सबमिट करना रहेगा आरओसी में सबमिट करेगा, जहां भी सबमिट करेगा एज पर एएससी करेगा। लेकिन जब अपने माता पिता को डेटा भेजेगा तो माता पिता को डेटा एज पर इंडेस भेजना पड़ेगा। तो इस केस में वाई के लिए ऑप्शन क्या अवेलेबल है? वाई चाहे डबल मेहनत नहीं करना तो वाई बोलेगा भले ही मेरे को इंडेस एप्लीकेबल नहीं है, आई विल फॉलो इट वॉलंटरीली। ऐसे केस में वाई के लिए समझदारी क्या है? वॉलंटरी इंडेस फॉलो कर ले। क्यों? दो बनाने से अच्छा एक ही बनाना, बराबर, क्योंकि तू एएस का ही बनाएगा, फिर पेरेंट को एज पर इंडेस भेजना ही पड़ेगा, तो सच्चा वॉलंटरी फॉलो करके इंडेस अप्लाई कर ले। तुम समझ रहे हो क्या? ये चीज एक क्वेश्चन में डिस्कस्ड है, तो ये मैं लिखा देता हूं आपको, है ना। आप भूल जाओगे ना, आप तो मासूम बच्चे लोग हैं। सुन लो, वाई प्रिपेयर्स his own FS as per AS, but for the purpose of CFS, he will send data to parent P as per IND-AS, as per IND-AS। परवेश अपन क्वेश्चन में कवर करेंगे, चिंता मत करो। लिखा है वाला पार्ट क्या? यूट्यूब पे सलोनी कहती है सर यू आर ग्रेट, आई गॉट एग्जाम्पशन बिकॉज ऑफ यू, यू आर अमेजिंग, कमिंग टू से थैंक यू। थैंक यू सलोनी, थैंक यू सो मच। चलो समझा क्या वाला बात, ये ध्यान रखना। अच्छा अब है ना, ये लिखने के बाद कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये बुद्धि लगा सकता है सर सब्सिडरी का एप्लीकेबल, तो इसके पेरेंट और इसके सब्सिडरी का एप्लीकेबल हो गया, तो सर पेरेंट को एप्लीकेबल हो गया तो फिर तो इसको भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अब ऐसा मत देखना, जिसको डायरेक्टली एप्लीकेबल हुआ उसके डायरेक्ट रिलेशन वाले को देखना। पेरेंट को खुद की वजह से एप्लीकेबल नहीं हुआ है, पेरेंट को किसी और की वजह से एप्लीकेबल हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको अप्लाई कर दोगे, पेरेंट के रिश्ते वाले को भी, वैसा मत करना। तुम समझो, जिसको खुद अप्लाई हुआ ना उसके रिश्तेदार को अप्लाई करने का। अब तुमको ऑलरेडी किसी और की वजह से अप्लाई हुआ तो तुम ये मत चेक करना कि मेरा भी पेरेंट, मेरा भी सब्सिडरी, वैसा मत करना भाई, ध्यान रखना। चलो मेरे ख्याल से दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। डबल काम से अच्छा वॉलंटरी अप्लाई कर दो इंडेस, यस वो बुद्धिमान वाली बात है। क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग? ठीक है, मैं जानबूझ के काफी स्लो जा रहा हूं आपके लिए अच्छे से, तो एकदम शांति से समझने का ट्राई करना, ठीक है। चलो क्लियर। अब है ना, अपन ने इतना पार्ट कवर कर लिया है, आगे वाला पार्ट मेरे ख्याल से अपन ब्रेक के बाद करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने के पहले मैं आपको एक बार वापस से ओवरव्यू दे दूं, अपन ने अभी रोड मैप में क्या पढ़ा है, सुन लो फटाफट से, ताकि आपके लिए चीजें कंसाइज हो जाए, ठीक है। सुन लो फटाफट से। सबसे पहले जो काम की बात है वो कर रहा हूं, अपने सिलेबस में इंडेस है तो देखना इंडेस एप्लीकेबल किसको किसको है। तो पहला 3 डेटा आदर को 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15 से वॉलंटरी, 16 से फेज 1, 17 से फेज 2, याद रहेगा, ठीक है। वॉलंटरी में क्राइटेरिया है ही नहीं। फेज 1 में क्या क्राइटेरिया है? लिस्टेड अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 500। फेज 2 में क्या क्राइटेरिया है? सारे लिस्टेड, सेकंड अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 250। नेटवर्क चेक करना है, ठीक है। नेटवर्क कब से चेक करना शुरू करना? 31 मार्च 14 और उसके बाद की बैलेंस शीट से, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर 14, 15 या 16 में 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 यहां तक मीट किए तो फेज 1 में फॉल कर जाओगे। इसके बाद जब मीट करोगे तो अगले फाइनेंशियल में फॉल कर जाओगे, ठीक है, पहला चीज। सेकंड चीज, जब फॉलो करोगे तो कंपैरेटिव एज पर इंडेस देना पड़ेगा। थर्ड चीज, इंडेस वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड चीज आगे क्या बोलता है? अगर आपका एप्लीकेबल तो आपके डायरेक्ट पेरेंट, डायरेक्ट सब्सिडरी, डायरेक्ट एसोसिएट, डायरेक्ट जॉइंट वेंचर सबको एप्लीकेबल, लेकिन फेलो सब्सिडरी को एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ
पेरेंट को एसएफएस सीएफएस दोनों एज पर इंडेक्स ही बनाना पड़ेगा, तो उसको डेटा भी एज पर इंडेक्स लगेगा बाकी से इररिस्पेक्टिव कि बाकी लोग को एएस फॉलो है कि इंडेक्स फॉलो है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको डेटा एज पर इंडेक्स ही चाहिए रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस। ठीक है, ये हो गई चीज आपके लिए कंसाइज, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो पहली बार पढ़ने में कितना समय लगता है अपने को, लेकिन जब रिवाइज करते हैं ना तो मेरे को 2 मिनट लगा बोलने में सिर्फ, और आपको लगा रहेगा हाँ हाँ सर समझ गया, हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये अपना काम हो गया। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपन करते हैं रिज्यूम। आई होप आपको मजा आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा है चीजों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक अपन लेंगे लगभग 10 से 12 मिनट का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। चलो ब्रेक लेते हैं।